हेलो रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है फिर से आपका इस बार यकीन बैच में। आई होप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और कमेंट बॉक्स को देख के तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आप पढ़ने से ज्यादा फोकस इस बात पे हो कि क्लासेस लाइव क्यों नहीं हो रही हैं। दोस्त, आपको पढ़ना है, समझने से मतलब है ना। समझिए, थोड़ा सा लाइव भी होगी, जरूरत पड़ेगी तो लाइव भी होगी। लेकिन अभी क्या है कि आप कनेक्ट होके पढ़िए। बहुत सारी लोगों की बहुत सारी समस्याएं होंगी, लाइव होंगी तो किसी की समस्या होगी सर बफरिंग बहुत करता है। तो वही एक क्लास आप रिपीट कर करके 3 घंटे में देखोगे। अभी रिकॉर्डेड है तो आप अपने हिसाब से जब चाहे मन हो पढ़ सकते हो। कोई लड़का कहीं बाहर चला गया तो भैया उसकी क्लास छूट गई तो बैकलॉग होगा। अभी इसमें क्या है कि आप टाइम निकाल के टाइम शेड्यूल के हिसाब से मैनेज करके पढ़ सकते हैं। अगर किसी चीज का कोई फायदा भी होता है दोस्त, तो कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं। एक सिक्का जब होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक हेड का और एक टेल का। तो अगर देखेंगे ऐसे, तो नॉर्मली अगर देखें तो रिकॉर्डेड का अलग मजा है और लाइव का अलग मजा है। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो, जब क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस में पढ़ने और समझने की कोशिश तो करो यार। आप लोग इसी चक्कर में लगे हो कि लाइव नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड हो रहा है। आप पढ़ो, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप। ठीक है कि डाउट थोड़ा लेट बताया जाएगा, लेकिन आप पढ़ो तो, और डाउट कुछ छोड़ा भी नहीं जाएगा। आप पढ़ रहे होंगे, और जो भी बच्चा सीरियसली पढ़ रहा होगा वो अगर सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा किसी भी एमसीक्यू बुक से, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा होगा। ठीक है, मैं इसलिए बातें बता रहा हूं क्योंकि अभी इनिशियल फेज में है प्रिपरेशन के। और आपकी उम्र में होता क्या है कि आप अपना दिमाग कम इस्तेमाल करते हो, दोस्तों पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हो। जबकि मैंने पहले लेक्चर में ही आपसे बताया था कि अगर आप तैयारी करने उतरे हैं तो जब तक ये नहीं सोच लेंगे कि यू आर द बेस्ट, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चार बच्चे आपके साथ हैं, आप उन्हीं को तेज महसूस करोगे। जैसे आप एग्जाम्पल दे दूं, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे तो मेडिकल कॉलेज में हमको लगता था उसकी रैंक कितनी, इसकी रैंक कितनी। तो हम लोग डर डर के रहते थे कि उसका ज्यादा हमसे बढ़िया रैंक था तो हमसे ज्यादा जानता होगा। कोई ज्यादा नहीं जानता आपसे। ठीक है, आप ही बेस्ट हो क्योंकि आप अपनी लड़ाई लड़ने खुद जाओगे। आपका कोई तुर्रम खा दोस्त आपके साथ जाने वाला नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। हाँ, डिस्ट्रैक्शन भले क्रिएट कर देगा आपके लिए। पढ़ने वाला इसी में एक कमेंट डाल के पढ़ना स्टार्ट कर देता है और आप लोग परेशान रहते हो उस कमेंट के पीछे। ठीक है, 3 इडियट मूवी तो देखा होगा ना। और जब 3 इडियट मूवी देखा होगा तो देखा होगा उसमें बंगाली बाबा का चूरन जो खाता है उसको, वो खुद तो पढ़ता ही था, दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देता थोड़ा सा। तो सफलता कई तरह के तरीके से लोग अचीव करते हैं। तो आप बस पढ़ाई पे फोकस करो। जो चीज आपको पर्सनली नहीं समझ में आ रही है उसे बताओ कि सर ये बात नहीं समझ में आएगी, डेफिनेटली उसको टैकल किया जाएगा। जैसे किसी बच्चे का था कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको अगले लेक्चर में उसको जरूर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में जरूर उसको कंसीडर किया जाएगा। तो आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। क्लास रात को 12 बजे मन करे तो 12 बजे जूलॉजी पढ़ सकते हैं। दिन में अगर लाइव होगी तो सोच लो 9 बजे से क्लास होगी, किसी वजह से नहीं अटेंड कर पाए तो फिर दोबारा करोगे, तो आपके लिए तो रिकॉर्डेड हो गया हो। तो इसमें कंटेंट ज्यादा डिलीवर होता है, आप समझिए इस बात को। अपने डाउट्स जो भी हैं डाउट सेक्शन में जाके पूछिए। आपको रिकॉर्डेड या लाइव में डिफरेंस क्या होगा कि आपका डाउट जो है त्वरित रूप से सॉल्व किया जाएगा, और तो यहां भी सॉल्व किया जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, जरूरत पड़ेगी लाइव भी होगा। पेशेंस बनाए रखिए एकदम। ठीक है, और विश्वास रखिए अपने राइडर पे, विश्वास रखिए अपने राइडर पे। अभी जितना आपने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एनसीईआरटी किसी ने ईमानदारी से खोली हो तो ऐसी कोई बात हो जो समझ में ना आई हो। और कभी कभी मूवी को समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक मूवी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो पढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है, अगर 3 इडियट कोई एक मूवी ले लो, अगर उसकी कहानी पढ़ना चालू करो तो नहीं पढ़ पाओगे एक दिन में। लेकिन मूवी तो 3 घंटे में खत्म कर लेते हो, बातें समझ में भी आ जाती हैं। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कुछ बातें बताई जाएंगी। ठीक है, कुछ बातें एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन मीन वाइल होगा क्या कि जब आप अपना एनसीईआरटी खोलें तो आपको तो लगे कि हाँ ये बात समझ में आती है। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लिख दिया जाता है कि भैया यू हैव टॉट इन योर प्रीवियस क्लासेस। एनसीईआरटी ने तो इतनी बात लिख दी और आपने तो प्रीवियस क्लास में अपने पढ़ा ही नहीं है। 9-10 तो आपका गोल है। जब गोल है तो वही बात छोड़ देते हो, और जब छोड़ देते हो तो वही बात आपके लिए नासूर हो जाती है। तो जो 9-10 में भी पढ़ा है आपने और किसी तरह से आपको याद नहीं है, उन सब चीजों को टेकल करके जीरो, उसी को कहते हैं जीरो। और जीरो से 180 नंबर के फासले के लिए ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, समझिए। जब जो ना समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये बात नहीं समझ में आएगी, तो अगले लेक्चर में उसको जरूर समझाया जाएगा। ठीक है मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं कभी भी टीचर की तरह नहीं ट्रीट हुआ।
मैं हमेशा आपके सीनियर की तरह आपको सजेस्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे कॉलेज में पहुंचे। मेरा कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था, मैंने वहां से अपनी पढ़ाई की है। तो मेरा हमेशा से अपने जो भी स्टूडेंट, जो भी आप सामने बैठ के अपने मोबाइल पे, आप अपने घर पे, आप अपने टैबलेट से, चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो, मेरा बस एक यही सपना है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस हो सके, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें चीजों को। ठीक है, तो आप यूटिलाइज करिए, टीचर को यूटिलाइज करना सीखिए। कमेंट बॉक्स में अपना टाइम जाया ना करें, लेक्चर्स देखें, लेक्चर जरूरत पड़े तो पॉज करके देखें, पीछे करके देखें, समझ के देखें। 2 घंटे की जगह 2.5 घंटा लीजिए उस पर टाइम, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी को साथ साथ देखते चलें, पढ़ने का तरीका अपनाएं, क्योंकि मैंने पहले दिन ही बताया था कि सारे कंटेंट आपके सारे कॉम्पिटिटर के पास है। जितने भी आपके दोस्त, भाई, मित्र, रिश्तेदार, जितने लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, सब लोगों ने कोई ना कोई बैच लिया ही होगा, और सारे टीचर लगभग एक ही तरह की चीजें पढ़ाते हैं। लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं वो कर क्या लेते हैं, वो अपनी प्लानिंग अलग से कर लेते हैं, अपना तरीका अपना लेते हैं बस। तो तरीका, प्लानिंग जो है आपकी होगी दोस्त, कंटेंट हमारा होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी एकदम प्यार से खोले रहिए। किसी भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो एनसीईआरटी खोले रहिए, और ट्राई करिए कि एनसीईआरटी जो है कम से कम एक्स्ट्रा तो होगा ही एनसीईआरटी से यार, क्योंकि आपने तो जो बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी वो जानेंगे ही नहीं तब, तो अब तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे सीलिया लिख दिया तो सीलिया का फंक्शन समझाएगा कौन? मैं समझाऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा ना आपको कि सीलिया कैसे हो रहा, तो आप बोलोगे कि सर सीलिया तो पढ़ाया ही नहीं गया है। हम एक कहानी बताते हैं। हमारा एक दोस्त क्लास 8 में पढ़ता था। क्लास 8 में पढ़ता था, उससे हमारे प्रिंसिपल साहब ने पूछा, बेटा अम्ब्रेला की स्पेलिंग बता दो। अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछा तो बोला, अब सर क्लास 8 में अम्ब्रेला की स्पेलिंग नहीं है कहीं पे भी। अब बताओ, ये जेन्युइन जवाब हुआ? जेन्युइन जवाब हुआ? अब मतलब आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, और खाली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, और सीलिया का फंक्शन तो बताया नहीं गया आपके एनसीईआरटी में, तो क्या जेन्युइन है आप स्टीरियोसीलिया का फंक्शन इसके पहले जानते थे? आप माइक्रोवेलाई जानते थे किसे कहते हैं, या कौन बनाता है? नहीं जानते थे। तो आपके लिए केवल टर्म रह गया, आपके लिए ये केवल टर्म रह गया कि सर भी आए और माइक्रोवेलाई बता के निकलने की माइक्रोवेलाई पाया जाता है। भैया जान तो लो कि माइक्रोवेलाई बनता कैसे और पाया क्यों जाता है और कहां पाया जाता होगा, तभी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे इस बात को। क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन को चूज किए हैं दोस्त ना, कि हमने पहले दिन ही बताया था कि बीमारी एक ही होगी, दवा भी एक होगा, लेकिन मरीज कितने तरह से उसे एक्सप्लेन करेगा ये आप नहीं जानते हो। 100 मरीज देखोगे, उसी बीमारी को 100 मरीज 100 तरीके से पूछ रहा होगा आपको, 100 तरीके से, कि डॉक्टर साहब हमें हुआ, डॉक्टर साहब, सबका तरीका अलग होगा, दवा भले एक होगी, मरीज भी एक होगा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो कि सवाल कोई कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, और जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एसर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो जो सुई लगती है हमें किसी बीमारी को सही करने के लिए ना, उस सुई की एक खासियत होती है कि पहले वो दर्द देती है, तभी आप दर्द से निवारित होते हो। तो कुछ मिनट बाद आपका दर्द खत्म होता है, डॉक्टर या घर वाले पूछते हैं कि कुछ सही हुआ, तो आप बोलते हैं हाँ बहुत आराम मिल गया। लेकिन सुई लगते समय आराम में ना लगी थी, वो जरूर थोड़ा सा दुख दी थी आपको। तो बस उसी चीज को समझिए कि अगर कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो आप इतने तो मास्टर हो नहीं कि आप ही जानते हो कि भैया यही पढ़ के सिलेक्शन होगा, तो पढ़ लो घर पे। लेकिन आपको चीज समझाने के लिए बाहर से स्फेयर बनाना पड़ता है दोस्त। जब तक आपको पढ़ना अलग होता है, एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं सिलेक्शन होता है, एनसीईआरटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने से तब सिलेक्शन होता है। और यहां मजाक करने की जरूरत थोड़ी है। 1 साल पढ़ोगे और एनसीईआरटी पढ़ोगे और किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका 1 साल खराब होगा, आपका 1 साल खराब होगा दोस्त। तो आपका 1 साल खराब नहीं होने देना है, इस लिहजे से पढ़िए। आपका टाइम बहुत कीमती है, बैच की कॉस्ट कम होगी लेकिन आपका समय उतना ही कीमती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए एकदम। हमने देखा कि कोई पढ़ाई पे बात ही नहीं कर रहा है, सब ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। टीचर पढ़ा पढ़ा के परेशान है एकदम कि क्या बता दूं मैं अपने बच्चों को, और आप लोग अलग परेशान हैं। आप पढ़िए, प्यार से पढ़िए और कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए। ठीक है, हाँ, एनसीईआरटी खोलिए प्यार से। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए अब, और हमारी बातों को गौर से समझिएगा, क्योंकि समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे का कमेंट आया उसी पे कमेंट ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हीरो नहीं बन जाओगे। हीरो तभी बनोगे जब सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप कोई भी एक एमसीक्यू बुक पकड़िए, जितना आपने पढ़ा है
उस पार्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तब ए मैटर ऑफ कंसर्न है कि सोचे टीचर। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले दिन कोई ऐसा चूरन नहीं मिलने वाला जिससे आपका नीट निकल जाएगा। कोई दुकान थोड़े लगी यहाँ पे, क्या हो भैया तुम्हें भी डॉक्टर बना दूं, तुम्हें भी डॉक्टर बना दूं, ऐसा थोड़ी चलता है। चूरन चल रहा है क्या यहाँ पे? चूरन नहीं चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग, और लेक्चर 3 का जो टॉपिक है, जो आपको पहले ही हमने बता दिया था कि इस टॉपिक में हम जिक्र करेंगे किसके बारे में? संयोगी उतक के बारे में। इसके बारे में भैया, संयोगी उतक। बहुत प्यार से समझिए और देखेंगे कि उतक, जो संयोगी उतक हम पढ़ रहे हैं, वो कितने प्रकार का होता है। जैसे कि नाम सजेस्ट है, ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि संयोगी उतक को हम अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाते होंगे, कहीं ना कहीं क्या करते होंगे? कनेक्शन बनाते होंगे। फिर हमने डिफाइन किया कनेक्टिव टिश्यू को। मान लीजिए हम बोले कि भैया संयोगी उतक की परिभाषा क्या होगी, संयोगी उतक की परिभाषा क्या होगी। तो पहले तो हमें उतक की परिभाषा आनी चाहिए ना, कि उतक कहते किसे। उतक की परिभाषा अपने मन में रिवाइज करो। किसी ने सोचा कि उतक किसे कहते हैं? फिर से, उतक हम उसे कहते हैं, हमने बताया था, कोशिकाओं का वह समूह जो हो सकता हो कि संरचना में समान हो या ना हो, कार्य में समान हो या ना हो, लेकिन उनका रिजल्टेंट फंक्शन कोई विशिष्ट कार्य करता हो। ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम उतक कहा करते। और उसके तहत हमने बताया था कि कोई भी प्राणी की संरचना अगर हम देखें तो 4 तरह के उतक से मिलकर बना होता है। ये बातें क्लियर है? सबसे पहले हमने जिक्र की थी किसके बारे में? उपकला उतक के बारे में। उपकला उतक को जब हमने देखा था, जिसे कि हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी उपकला उतक हमें रक्षा प्रदान करती है। अब उनके भी वेरियस टाइप थे, उनके भी अलग अलग प्रकार थे। हमने देखा कि उसमें जो कोशिकाएं हैं, उनके अरेंजमेंट के हिसाब से हमने उपकला को क्या किया? बांटा था अलग अलग वर्गों में। याद है या भूल गया? याद है? हाँ, याद अगर है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करिए। तो फिर ये बात हो गई। चलिए, ये बात तो हो गई कि भैया ऐसा होता है। फिर इसी उपकला को हमने 2 भागों में बांटा था, याद होगा। हमने बोला था कि सरल उपकला होती है और संयुक्त उपकला होती है, पढ़ा था। सरल उपकला में बताया था, जो भी उपकला की कोशिका है, अगर वो केवल एक लेयर में अरेंज है तो हम उसे बोलते हैं सरल उपकला। अब इस कोशिका का आकार कैसा है उसके हिसाब से बात कर लें तो हमने 3 हिस्सों में बांटा था। एक को बोला था सरल सल्की उपकला, यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरे को बोला था सरल स्तंभाकार उपकला, यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और तीसरे को बोला था सरल घनाकार उपकला, यानी सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। पढ़ा था। इसमें जो भी सिंपल टर्म तो सब में है सरल, क्योंकि एक लेयर से बनी हुई है, लेकिन सरल के बाद सल्की, घनाकार, स्तंभाकार बताया गया है। तो सल्की में जो सेल हुआ करती हैं, जो कोशिका हुआ करती थी, हमने देखा था वो कैसी होती हैं? डिस्क शेप होती हैं। डिस्क मतलब होता है तस्तरी, यानी चपटी होती है। पढ़ा था। फिर हमने देखा था ऐसी कोशिकाएं जो सल्की होती हैं कोशिका, वो डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन जहां पे होता होगा वहां पे लगभग ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमने ये भी बताया था कि बस इनका बेसिक कार्य भी समझिए, या इनके डायग्राम को आप समझिए। ऐसा नहीं है कि कोशिका आपने पढ़ लिया तो आज ही से किडनी का फंक्शन समझ जाओगे। अभी से बस अवेयर रहिएगा कि भैया ऐसी उपकला अगर कहीं पाई जाती होगी तो वहां कहीं ना कहीं विसरण और या निस्यंदन होता होगा। बात समझ में आई? फिर हमने बात की थी क्यूबाइडल एपिथेलियम की, यानी घनाकार उपकला की। हमने बताया था ये कोशिकाएं घन शेप की होती है। 2D में जब हम देखते हैं तो इन्हीं कोशिकाओं के बेस को हम ब्रॉड बनाते हैं, याद होगा। फिर हमने बताया था जितने भी हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं या जितने भी नलिकाएं हमारे शरीर में हैं, वहां पे ये उपकला पाई जाती है। हमने देखा था कि हमारे जनदों में, जनद मतलब जो गैमीट बनाते हैं, वो कोशिकाएं भी हमारी कैसी होती हैं? वो कोशिकाएं भी घनाकार आकार की होती हैं, इसीलिए इसे हम जनद उपकला भी बोलते हैं। पढ़ा होगा? पढ़ा है कि नहीं? टर्मिनेटिव एपिथेलियम इसलिए बोला करते थे उसे। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एक बार आप कनेक्ट होकर फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपका ये साल बहुत कीमती है
और बहुत मेहनत से आपके गार्जियन ने आपको कोई बैच दिलाया है, तो किसी दोस्त और किसी फर्जी के चक्कर में लाइव डेमो लाइव डेमो लाइव है, इससे बेहतर है समझ लो बोस, समझ के पढ़ो। एनसीईआरटी समझ में आनी चाहिए और जुबान पे होनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं सरल जब घनाकार उपकला का जिक्र कर रहे थे तो आप एनसीईआरटी में अपने देखेंगे जिसका काम भी लिखा होगा कि श्रवण के साथ, अवशोषण के साथ या उत्सर्जन के साथ इनका काम जुड़ा होता है, पढ़ा है। फिर हमने इसके वेरियस एग्जाम्पल भी देखे थे कि नहीं देखे थे। हमारे शरीर में जितनी भी नलिकाएं पाई जाती हैं या ग्रंथियां पाई जाती हैं वहां पे पाई जाती हैं, याद है? नहीं याद है, नहीं पढ़ा है किसी वजह से, तो फिर से लेक्चर देखिए और लेक्चर के नोट्स देखिए, ठीक है। फिर हमने सरल स्तंभाकार का जिक्र किया था। सरल स्तंभाकार में हमने बताया था कि अगर इनको एक ही लेयर में अगर कोशिकाएं अरेंज है, एक ही लेयर में अगर है, तो इनकी कोशिकाएं अगर हम दूर से देखें तो लगता है ईंट का कोई बना हुआ है लाट, ऐसे ऐसे ईंट लगा दें हम कहीं पे, ऐसे ऐसे 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट ऐसे बना दें तो ईंट की तरह, क्योंकि इनकी सेल्स जो होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए स्तंभाकार बोला जा रहा है इन्हें। इनका जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है वो क्या होता है? बेस में होता है, आधार पे होता है लगभग, और थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, पढ़ा था हमने। देखा था कि इनका भी काम होता है, इनका रूपांतरण भी होता है, इनका भी काम अवशोषण सिक्रीशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इनका रूपांतरण भी देखा था हमने, बताया था इनका रूपांतरण होता है तो या तो माइक्रोवेलाई बनती है, या तो क्या बनता है, या तो सीलिया बनता है या स्टीरियोसीलिया बनता है, जिक्र किया था हमने। जब भी हमने माइक्रोवेलाई का जिक्र किया यानी सूक्ष्मांकुर का जिक्र किया तो हमने बताया कि सूक्ष्मांकुर सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, लेकिन उनका पर्पज होता है किसी चीज के अवशोषण से। अब जब भी आप पढ़ेंगे अपनी फिजियोलॉजी और जहां पे भी देखेंगे कि अवशोषण हो रहा होगा किसी चीज का, वहां पे माइक्रोवेलाई पाई जाएगी, यानी सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सतह क्षेत्रफल जब हम बढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अवशोषण कर सके, इसलिए सतही क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं। फिर हम बात करेंगे सीलिया की। तो सीलिया में हमने बताया था कि एक दिशीय मूवमेंट जहां हमें किसी चीज का कराना हो वहां पे सीलिया पाई जाती है। उदाहरण भी बताया था, डिम्बाइनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब, वहां पे जब अंडाशय अंडा रिलीज करता था तो अंडे को आगे ले जाने के लिए सीलिया रिस्पॉन्सिबल होता था। किसी को कोई समस्या? फिर हम देखें अपने श्वास नली में देखें तो भैया डस्ट ले रहे हैं हम अंदर, तो म्यूकस यानी श्लेष्मा स्रावित करने वाली सेल से श्लेष्मा स्रावित तो कर रही है, श्लेष्मा की वजह से हम उस डस्ट को पकड़ तो ले रहे हैं, लेकिन डस्ट को पकड़ के क्या कचरा सीने में जमा लेंगे? नहीं जमाएंगे, तो हमें बाहर तो निकालना है ना उसे। तो सीलिया देखिए मूवमेंट करती है, बाहर निकाल देती है। फिर हमने ब्रेन में पढ़ा था कि हमारे यहां ब्रेन में मस्तिष्क हमारा जो होता है खोखला होता है। इस खोखले मस्तिष्क में जो खोखला वाला हिस्सा होता है उसमें क्या भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम सीएसएफ कहते हैं। ये सीएसएफ हमारे मस्तिष्क से होते हुए हमारे मेड रज्जु तक आता है, ठीक है। तो इसके मूवमेंट के लिए हमारे जो ब्रेन के खोखला स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल या निलय बोलते हैं। तो जो वेंट्रिकल है उसके बेस पे ऐसे ऐसे सीलिया पाई जाती हैं और ये सीलिया ही मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमारा सीएसएफ मूव करता है। एग्जांपल बताया गया था। इससे बाहर आपके नीट में सवाल पूछा भी नहीं जाएगा और ना इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। क्लियर है? फिर हमने जिक्र की थी कूट आस्तरित। कूट मतलब होता ही आभासी, स्यूडो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोला था। स्ट्राटा मींस बताया था लेयर, बताया था कि नहीं बताया था? स्ट्राटा मींस बताया था लेयर, और स्यूडो मतलब आभासी, यानी ऐसे मतलब जो भी कोशिकाएं हैं उनका कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसमें देखने में तो आभास ये होता है कि भैया एक से ज्यादा लेयर है, लेकिन एग्जैक्टली एक ही लेयर में अरेंज होती हैं, इसलिए ऐसा जहां उपकला पाया जाता है उसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहते थे। याद आया? उसमें कुछ कोशिकाएं बड़ी, कुछ कोशिकाएं छोटी। छोटी कोशिका श्लेष्मा स्रावित करती हैं, तो हम इसका मॉडिफिकेशन बताते हैं, बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर कॉलुमनर एपिथेलियम। पढ़ा हैगा? पढ़ाया था कि नहीं? और देखा होगा कि हमारा जो श्वास नाल होता है उसमें कुछ ऐसी ही व्यवस्था होती है ब्रोंकाई तक। कोई इसमें ऐसी बहुत बड़ी बात जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? फिर हमने आस्तरित पढ़ा था, यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जिक्र किया था कि नहीं? किया था सर। जब किया था जिक्र तो हमने बताया था कि स्ट्राटा मींस होता है लेयर, और यही कोशिकाएं जो सल्की है या जो घनाकार है
या जो स्तंभाकार हैं, यही लेयर में, कई लेयर में, 2 से ज्यादा लेयर में पाई जाती है, तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब कहीं ना कहीं इनका काम जब हमारे बॉडी को रक्षा प्रदान करना ही है, तो और ज्यादा, ये दीवार हमारी है, तो अगर हमें लगेगा कि घर के अंदर की दीवार है तो हम एक ईंट से भी बनवा देंगे, लेकिन क्या घर के बाहर की दीवार हम एक ईंट से बनवाते हैं क्या, कि कोई एक घुसा मार के हमारे घर में घुस जाए? तो हम थोड़ा मोटी दीवार बनाते हैं। हमारा पर्पज बस यही होता है कि हम उसे प्रोटेक्शन प्रदान करें, इसलिए हम लेयर बढ़ा देते हैं सेल्स की। यही तो है नॉर्मल लाइफ में, आप यही तो करते हो। घर के अंदर अगर कोई माहौल है तो हम छोटी सी पतली से लकड़ी से भी हम घर का पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन क्या घर के बाहर की दीवार आप पतली बना दोगे क्या? बनाओगे नहीं। तो भैया स्ट्रेटिफाइड वहीं होता होगा जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करना पड़ता होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को तो समझिए, रटने के पीछे आमादा है एकदम। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि जो चीजें जुड़ी हुई आपके बेसिक्स है, तो अब दीवार बनवाओगे तो दूसरा गणित, तो घर दिमाग घर में बॉडी में बनवाओगे दूसरा गणित नहीं लगेगा ना। यानी जहां ज्यादा रक्षा देना होगा वहां ज्यादा मोटी दीवार खड़ा करेंगे, यही तो होगा। हाँ भाई टेंशन मत लीजिए। फिर हमने बताया था कि इनका भी तरीका होता है। अगर ये अनन्य है, यानी इसमें तनाव हो जाता है, तो उसे हम स्ट्रेचेबल बोलते हैं, और नहीं होता है तो नॉन स्ट्रेचेबल बोलते हैं भैया, याद है। फिर अगर तनाव हो जाता है तो हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ा था, हमने देखा था तन जाती हैं सेल्स, याद होगा, यस या नो? चलिए याद है। फिर नॉन ट्रांजिशनल में हमने देखा था, यानी जो तंती नहीं है, जिसमें अनानम्य होती हैं जो, उसमें देखा था कि सबसे ऊपर की कोशिका कैसी है। अगर सल्की है तो हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोला था। उस स्ट्रेटिफाइड में भी स्क्वेमस एपिथेलियम में मैंने जिक्र किया था, कहीं कहीं इन्हीं स्क्वेमस यानी सल्की कोशिकाओं में क्रिएटिन प्रोटीन आ जाता है, और क्रिएटिन प्रोटीन आ जाने की वजह से सेल डेट हो जाती है। तो कहीं क्रिएटिनाइज्ड भी हमने पढ़ा था, खुर देखा था, बाल देखा था, नाखून देखा था, चोंच देखा था, तो वहां क्रिएटिनाइज्ड पाई जाती हैं। और जहां पे क्रिएटिन प्रेजेंट नहीं होता है वहां अलग कहानी, नॉन क्रिएटिनाइज्ड बोलते हैं। कहीं कहीं पे क्यूबाइडल एपिथेलियम सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। तो क्यूबाइडल प्रेजेंट है तो जरूरी बात है ना कि वहां हमें रक्षा भी करते होंगे, और जरूरत पड़ने पे कुछ चीज स्रावित भी करते होंगे। जब हम कॉलुमनर का जिक्र करेंगे तो वहां हम रक्षा करते होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम सीलिया भी बनाते होंगे, माइक्रोविलाई भी बनाते होंगे, और जरूरत पड़ने पे हम स्टीरियोसीलिया भी बनाते होंगे। तभी तो हम रखेंगे, यानी रक्षा भी दे रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं अपना। बात समझ में आ गई, यस या नो? फिर हमने ग्रंथियों के बारे में जिक्र किया था, यही तो आपका पिछला लेक्चर रहा है पूरा। तो इतना पढ़ने में आपको कौन सा दर्द हो गया? कोई दर्द हुआ? एक बार रिवाइज करना तो सीखिए, किताब खोलना तो सीखो। यहां चम्मच दिया जाएगा क्या? ठीक, इतना समझ में आ गया? मैं डेली पीछे का रिवाइज कराऊंगा। पढ़ने की आदत ना पड़ गई तो समझ लीजिएगा कुछ दिन बाद तैयारी छोड़ दीजिए, दुकान खोल लीजिए। डॉक्टर बनने जा रहे हो, मजाक नहीं है, ठीक है? आपके सामने कोई पेशेंट आएगा और आपकी पूरी अपनी जिंदगी दांव पे लगा के पूछ रहा होगा, आप पे विश्वास करके पूछ रहा होगा, और अभी आप उसी में लटके हुए हो। एक डॉक्टर के सामने जब कोई पेशेंट आता है तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा, और तुम्हें भगवान मान रहा होता है उस समय। और भगवान ऐसे हैं, ऐसे चलेगा? तो सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए एकदम, ठीक? चलिए अब आगे स्टार्ट करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का जिक्र करने वाले, और कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोगी ऊतक जब हम पढ़ने वाले थे, तो हमने बताया था हमारे शरीर में कोशिकाओं का वह समूह जो हमारे शरीर के सारे टिश्यू यानी ऊतक को या अंगों को जोड़ के रखता है, और उनका स्थान परिवर्तन भी नहीं होने देता है। पढ़ा था हमने, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स टुगेदर विदाउट डिस्प्लेसिंग देयर प्लेस, ठीक है? और ये समस्याएं आपकी लगी रहेंगी। प्योर हिंदी पढ़ाओ तो सर अंग्रेजी भी बता दो, अंग्रेजी बता दो तो सर हिंदी बैच है। ये समस्याएं लगी रहेंगी आप लोग की, कभी सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते आप लोग, ठीक है? तो कनेक्टिव टिश्यू उसे कहते हैं, एक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो दो या दो से अधिक अंगों को आपस में जोड़ के रखता है, इनके बीच में कम्युनिकेशन बना के रखता है। मैंने समझाने के लिए बताया था कि हमारे दिल में, हमारे विक में, हमारे यकृत में क्या चल रहा है, एक आपस में एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन फिर भी इंटरकनेक्टेड है। फिर भी इनके बीच में क्या चेंजेज हो रहे हैं हमारे शरीर के सभी अंगों को पता है।
हमारा ब्रेन जब चाहे तब जिससे जो काम करा लेता है, तो क्या मैसेज भेजता है? कोई आदमी भेजता है कि जाओ किडनी से बोल दो कि ये काम कर दे, जाओ हृदय से बोल दो थोड़ा धड़कना चालू कर दे? ऐसा होता है क्या? कम्युनिकेशन तब भी इनके बीच बना हुआ है, ब्रेन यहीं पे रहता है और दिल यहीं पे रहता है। तो ये कम्युनिकेशन जो बना हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो किसके वजह से? तो कनेक्टिव टिश्यू। इनके भी प्रकार होंगे, उस प्रकार को भी देखेंगे, यानी उत्तक यानी संयोगी उत्तक देखेंगे, और वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? किसी को कोई समस्या हो रही हो भी बताए? समस्या हो रही है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो पहले हम जान लें इसके बारे में, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो संयोगी ऊतक होता है, उसकी उत्पत्ति जब हमारा भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो होता है मेसोडर्म की कोशिका से। हमने बताया भी था कि मेसोडर्म किसी को ना समझ में आया हो तो बस इतना समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहां पे हम बताएं कुछ, जैसे मान लीजिए कि युग्मक बना होगा, तो एक कोशिका रहा होगा, कहें जाइगोट, नाम समझ में आ रहा होगा। फिर यही डिवाइड करना स्टार्ट करता है, यानी फिर इसी में विभाजन चालू होता है, तो 1 से 2 कोशिका, फिर 2 से 4, ऐसा होता चला जाता है। जब इनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, तो बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो भी बढ़ी हुई कोशिकाएं हैं वो 3 लेयर में आस्तरित, 3 लेयर में क्या होती है? अरेंज हो जाती है। बाहर की सेल लेयर को हम बोलते हैं क्या? एक्टोडर्म। पढ़ाया था, यस या नो? एक्टोडर्म बताया था। अंदर के लेयर को क्या बताया था? बीच वाली को मेसोडर्म। क्या बताया था भैया? मेसोडर्म। और सबसे अंदर की कोशिका को क्या बोला था भैया? एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो जिस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले, अगर हम अपने भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान की बात करें, तो यह कनेक्टिव टिश्यू या संयोगी ऊतक हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान हमारे मेसोडर्म की कोशिकाओं से क्या होती है? उत्पत्ति इनकी होती है। और मेसोडर्म की कोशिकाओं से उत्पत्ति होती है, इसी वजह से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्टविग, उन्होंने इसे मीजेनकाइम कहा था। इतनी बात क्लियर? तो मेसोडर्म से उत्पत्ति होने के नाते एक हमारे साइंटिस्ट जो हर्टविग साहब हुआ करते थे, उन्होंने इसे क्या कहा था? मीजेनकाइम कहा था। ये बात क्लियर है? यस या नो? तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि भैया एक्टोडर्म किसे कहते हैं, मेसोडर्म किसे कहते हैं, और एंडोडर्म किसे कहते हैं। तो मेसोडर्म की कोशिका यानी जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय परिवर्धन हो रहा होगा, तो ऐसी कोशिकाएं जो हमारा जो भ्रूण है उसमें बीच में अरेंज होंगी। ये कोशिकाएं बाद में जब इनका क्या होगा? स्पेशलाइजेशन होगा, तो एक कनेक्टिव टिश्यू कुछ कोशिकाएं मिलकर बनाई होंगी, संयोगी ऊतक बनाई होंगी, जिनका एक काम रहा होगा कि हमारे शरीर के अंदर जितने ऊतक हैं या जितने भी अंग हैं उनको क्या करें? जोड़ के रखें, और उनका स्थान भी परिवर्तन ना हो। तो उस कोशिका को हम संयोगी ऊतक कहते हैं, उस ऊतक को हम संयोगी ऊतक कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? मेसोडर्म की कोशिका से होती है। इसीलिए हर्टविग नामक साइंटिस्ट ने उसे क्या बताया था? मीजेनकाइम भी बोला था। यानी जब हम मीजेनकाइम कहीं टर्म का इस्तेमाल किया जाए, तो आप इतना समझिएगा कि बात हो रही है संयोगी ऊतक के बारे में या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसी को कोई समस्या? नोट कर सकते हैं आप जो बातें हमने बोली, नोट कर सकते हैं इजिली, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर अगर हम देखें कि मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है पहले ही समझ लें। यही छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप छोड़ते हो और फिर चिल्लाते हो कि सर तो एनसीईआरटी से बाहर हो रहा है अब तो माहौल। भैया मैट्रिक्स समझ ही नहीं रहे हो कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और मैट्रिक्स समझ नहीं रहे हो और डिवाइड कर दिए संयोगी ऊतक को। तो पहले मैट्रिक्स तो समझो क्या होता है भाई। पिज्जा खाए हो कभी? किसी भी चीज में जो सबसे ज्यादा, बोन मैट्रिक्स बात करें, मैट्रिक्स मतलब होता है जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी करता हो। पल्पी होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। म्यूको मतलब हम ऐसे पिज्जा बता रहे हैं, पिज्जा की बात कर रहे हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, उसमें हाइलोरोनिक एसिड होता है, तमाम चीजें होती है, लेकिन पल्पी थोड़ा दिखाई दे, लूज दिखाई दे, जेलिटनस दिखाई दे, मैट्रिक्स कहते हैं उसे।
तो कैसा किस प्रकार का है मैट्रिक्स के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं इसे अलग अलग प्रकार में। तो हम अगर हम संयोगी उत्तक को हम डिवाइड करें दोस्त, पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। संयोगी उत्तक यहां लिख लें, साथ साथ में आप भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम पढ़ेंगे तो चार्ट में पढ़ेंगे, डायग्राम के फॉर्म में पढ़ेंगे। संयोगी उत्तक की हम बात करने वाले हैं और उनके आधात्री के हिसाब से अगर हम उनको डिवाइड करें तो हम देखेंगे कितने प्रकार का हमारे पास पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू, चलिए बांट लेते हैं इसको। क्या करें, बांट लें इसको कि हमारे पास संयोगी उत्तक मैट्रिक्स के हिसाब से कितने तरीके के होते हैं। तो मैट्रिक्स के हिसाब से जब हम बांटना चालू करेंगे तो हम अपने संयोगी उत्तक को अगर हम देखें तो बेसिकली 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। क्या भैया, 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं वास्तविक संयोगी उत्तक। क्या बोलते हैं भैया, वास्तविक संयोगी उत्तक। क्या बोल दिया, वास्तविक संयोगी उत्तक बोल दिया। यानी इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू है। चलिए, वास्तविक बोला जा रहा है यानी वास्तव में। तो जो हमने डिफाइन किया कि वास्तविक, ठीक है, पहला हो गया, नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। तो आधात्री के हिसाब से हम बांट रहे हैं, क्योंकि संयोगी उत्तक हम देखेंगे बना कैसे होता है और उसमें उसका कुछ आधात्री या मैट्रिक्स होगा, उसके हिसाब से हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है संयोगी उत्तक का टाइप, होता है कंकालीय। कई जगह इसे सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। कंकालीय संयोगी उत्तक, कंकालीय संयोगी उत्तक। ठीक है, कई जगह हम इसे बोलते हैं, लेकिन कंकालीय बोल रहे हैं तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोल दें, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। चलिए भैया, एक कंकालीय हो गया। फिर तीसरा हम देखें तो हम बोलते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी संवहनीय संयोगी उत्तक। संवहनीय संयोगी उत्तक, यानी इसको अंग्रेजी में लिख दें तो लिखते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये 3 तरह की होती हैं। किसके हिसाब से भैया, तो मैट्रिक्स के हिसाब से। अब सवाल आएगा कि सर जी मैट्रिक्स क्या होता है, सर जी मैट्रिक्स क्या होता है। यहां लिख लें कि मैट्रिक्स के आधार पे, मैट्रिक्स मतलब आधात्री कहते हैं, मैट्रिक्स के आधार पे, यानी मैट्रिक्स के आधार पे अगर हम अपने कोशिकाओं को क्या करें, अपने संयोगी उत्तक को डिवाइड करें, वर्गीकृत करें, तो हम 3 तरह का संयोगी उत्तक देखेंगे अपने शरीर में। कौन कौन सा भैया, एक वास्तविक संयोगी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा हम देखेंगे कंकालीय संयोगी उत्तक, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हम बोलते हैं संवहनीय संयोगी उत्तक या वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। नोट कर लिया इसे। अब हम देखेंगे कि भैया हमारा संयोगी उत्तक जो 3 प्रकार का हम बोल रहे हैं, तो ये संयोगी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू बना कैसे। जैसे हमने उपकला उत्तक पढ़ा था, उपकला उत्तक पढ़ा था तो हमने देखा था कि उपकला उत्तक हमारे संयोगी उत्तक के ऊपर उसके पास आधार कला पाई जाती है और उस आधार कला पे कोशिकाएं अरेंज होती हैं। अगर वो सिंगल लेयर में थी तो हमने सरल बोल दिया था,
एक से ज्यादा लेयर में थी तो हमने संयुक्त बोल दिया था, लेकिन कोशिकाओं के अरेंजमेंट से बना था। क्लियर है? वैसे ही अगर हम बात करें कि हमारा संयोगी ऊतक कैसे बना है, यानी कनेक्टिव टिश्यू कैसे बना है, कनेक्टिव टिश्यू कैसे बना है, इस बात को देखें। तो कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे अगर हम, तो चलिए देख लेते हैं कितना हुआ कनेक्टिव टिश्यू कैसे होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू जब हम बात करेंगे, वास्तविक संयोगी ऊतक की बात करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करेंगे, तो हम जब एक एक करके बात करेंगे तो पहले हम जानना चाहेंगे भैया कि कनेक्टिव टिश्यू होता कैसे है, ठीक है, बना कैसे है। तो वास्तविक योजी ऊतक जो है, जिसे कि हम कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, भैया नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करता होगा, और प्रॉपर मतलब वास्तविक। तो पहले हम इसके प्रकार जान लें। तो जो वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो वास्तविक योजी ऊतक है, उसको हम देखते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। अभी इसका प्रकार हम देखेंगे कि जो दो प्रकार का होता है उसका अपना पर्पज क्या होता है, ठीक है। लिखते भी चल सकते हैं आप साथ में कि जो हमारा वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, हम स्पीड उतना ही रखेंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं अंतराली योजी ऊतक। क्या बोलते हैं? अंतराली, अंतराली योजी ऊतक। यानी इसे हम बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा हमारे पास होता है वसा, वसीय योजी ऊतक। यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यानी हम कनेक्टिव टिश्यू जब प्रॉपर पढ़ रहे होंगे तो वहां भी हम देखेंगे कि दो तरह के जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पाए जाएंगे, यानी वास्तविक योजी ऊतक पाए जाएंगे दो तरीके का। जिक्र करते चलेंगे साथ साथ में और जानते चलेंगे कि इनका काम कैसे होता है। लेकिन जब भी हम बात करें वास्तविक योजी ऊतक की, तो पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लें। पढ़ेंगे भैया, तो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे बना हुआ है वास्तविक योजी ऊतक, अच्छी बात है। लेकिन होता है दो प्रकार का है, जान लीजिए, अंतराली योजी ऊतक और वसीय योजी ऊतक, यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? हाँ या नहीं? यस या नो? हाँ या नहीं बताओ, बोलो। हाँ, चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भैया कि जब हम देखेंगे अपने वास्तविक योजी ऊतक को, इसको वास्तविक योजी ऊतक को देखें, वास्तविक योजी ऊतक, तो जेहन में सवाल आएगा कि सर जी ये बना कैसे होगा। वास्तविक योजी ऊतक की बात करें तो जेहन में सवाल आएगा कि भैया ये बना कैसे है, बता दीजिए सर जी। तो वास्तविक योजी ऊतक जो होता है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कैसे भैया? तीन चीजों से। कौन कौन सी भैया बातें हैं? तो कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ कोशिका, यानी कुछ सेल्स पाई जाती हैं। फिर क्या पाया जाता है भैया? कोशिका के बाद देखेंगे तो कुछ तंतु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंतु। तंतु मतलब होता है फाइबर, अभी हम अंग्रेजी भी लिख देंगे। और कुछ क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स यानी आधात्री। चलिए हम इसी का जानेंगे। तो कोशिका पाया जाता है, तंतु पाया जाता है, और क्या पाया जाता है भैया? आधात्री पाया जाता है। ये तीन चीजें वास्तविक योजी तक मिलकर बनाती हैं। चलिए अंग्रेजी में भी लिख ले, नहीं तो अभी आप बोलोगे कि नहीं सर अंग्रेजी भी थोड़ा बता दो। तो सेल्स पाई जाएंगी कुछ, और क्या पाई जाएंगे भैया? फाइबर्स पाए जाएंगे। फाइबर तो समझ रहे होंगे ना, फाइबर्स पाए जा रहे होंगे। फिर क्या पाया जा रहा होगा भैया? आधात्री यानी मैट्रिक्स पाया जा रहा होगा। चलिए अच्छी बात है, देख लेते हैं। तो इसी के आधार पे कहीं ना कहीं हम बांटते भी होंगे कि भैया सेल की प्रकृति कैसी है, तंतु कैसा पाया जा रहा है, या आधात्री क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो भैया सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ना कि कोशिका अगर है तो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, तंतु है तो कैसे तंतु हैं या बनते कैसे हैं तंतु, या आधात्री यानी मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं। यानी इन तीन चीजों से मिलकर क्या बना होता है भैया? हमारा बना होता है हमारा वास्तविक योजी ऊतक।
क्लियर? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यहां तक क्लियर? यस या नो? तो हम एक एक करके जिक्र करेंगे। जैसे हम मान लीजिए जानना चाहें कि भैया कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमारा क्या बना रही हैं, वास्तविक योजी ऊतक बना रही हैं। जो हमारा क्या बना रही है, वास्तविक योजी ऊतक बना रही हैं। कोशिकाएं देख लें भाई कौन कौन सी हैं, थोड़ा थोड़ा ही जान ले। चलिए, तो पहली जो कोशिका का जिक्र करेंगे वो क्या है, सॉरी, पहली जो कोशिका है वो है हमारी फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। क्या बोलते हैं भैया? फाइब्रोब्लास्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि फाइबर्स की बनी होंगी। देखिए हमने डायग्राम दिखाया है, ऐसे जो है फाइब्रस सेल यानी फाइबर्स की यानी तंतुमय कोशिका बनी होगी। क्या बनी होगी? तंतुमय ऐसी कोशिका बनी होगी जिसमें ऐसे ऐसे प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रवर्ध पाए जाते हैं। यहां हमने दिखाने का प्रयास भी किया है। देखिए यहां फाइबर दिख रहा होगा ऐसे, और एक फाइबर दिख रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, और इस फाइबर का अपना एक क्या होगा, प्रवर्ध होगा। जब भी हम बात करेंगे इसकी फाइब्रोब्लास्ट सेल की यानी तंतु कोरक कोशिका की, तो अगर हम देखें वास्तविक योजी ऊतक में तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्या भैया? सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कौन सी भैया? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। किसी भी, अभी हम इसको काट करके पूरा एक बार एक वास्तविक योजी ऊतक हम देखेंगे, लेकिन पहले इनके बारे में जान ले। जैसे मान लीजिए हम कोशिका जब पढ़ते हैं कोई, तो जब कोशिका पढ़ते हैं तो हम करते क्या है, तो कोशिका का डायग्राम देख लेते हैं, फिर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं उसके, फिर हम उसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे करके पढ़ रहे होते हो, एक एक करके पढ़ रहे होते हो। हाँ, तो वैसे ही अगर हम बना रहे हैं वास्तविक योजी ऊतक, तो उसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी। तो भैया पहला हमने बताया कि फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाएंगी, तंतु कोरक कोशिका पाई जाएगी, यानी कोई फाइब्रस संरचना होगी, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाएगी। इनके पास प्रवर्ध बने होते हैं ऐसे। अभी हम डायग्राम जब देखेंगे एक साथ तो आप एकदम क्लियर ही कर लोगे कि भैया हाँ सही बात है। क्लियर है? यस या नो? बात सही है। चलिए दूसरा क्या पाया जाएगा भैया? दूसरा पाया जाएगा हमारे पास माइक्रोफेजेज। क्या भैया? माइक्रोफाज। जब माइक्रोफाज देखेंगे कोई भी सेल, जैसे मान लीजिए हमने एक क्या लिया, वास्तविक योजी ऊतक लिया, एक लिया कोशिका उसमें से ऐसे, और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखना चाह रहे हैं, तो भैया कुछ कोशिकाएं हमने बताया अभी फाइब्रस कोशिका होंगी, तंतुकोरक कोशिकाएं होंगी जिसमें प्रवर्ध दिखाई दे रहे होंगे, सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा। फिर उसी में कुछ ऐसे कोशिकाएं दिखाई देंगी माइक्रोफाज जिसे कहते हैं, तो माइक्रोफाज या हिस्टियोसाइट कहते हैं। देखिएगा इसकी एक खासियत होती है, जब भी हम माइक्रोफाज कहते हैं तो इनका नेचर जो होता है वो क्या होता है, भक्षकाणु होती है। क्या होती है भैया? भक्षकाणु। भक्षकाणु होती है। इसका मतलब क्या होता है भैया? भक्षण करती है। क्या करती है? भक्षण करती है। भक्षण मतलब क्या होता है भैया? जैसे मान लीजिए कोई आपके एक नॉर्मल से एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल से एग्जांपल दूं, कोई कोशिका आपके अंदर है जो आपके अंदर की गंदगी को सॉल्व करता है। क्या करता है? अंदर की गंदगी को, कोई डेड सेल्स है, कोई बिखरी हुई सेल्स है, जो एक्स्ट्रा है उसे खा के खत्म कर दे। जैसे लीवर पढ़ेंगे, यकृत पढ़ेंगे तो कफर सेल का जिक्र होगा। जब हम कहीं तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे होंगे, तंत्रिका ऊतक पढ़ रहे होंगे, तो उसी में कहीं हम जिक्र करेंगे माइक्रोग्लाया का। ये भक्षण करती हैं, यानी अदर चीजों को क्या करती हैं, यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर होने वाले जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, भक्षण कर जाती हैं उनका। या कोई कोशिका है उसका भी भक्षण कर जाएंगी। तो ऐसे भक्षकाणु सेल्स अगर हम देखें, माइक्रोफाजेज को देखेंगे तो हम पहचानेंगे कैसे भैया, अगर हम देख रहे होंगे तो। जैसे अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका देखते हो तो पहचान जाते हो कि भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया है उसका, भैया ये क्लोरोप्लास्ट है, भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो वैसे ही अगर एक पूरा वास्तविक संयोगी ऊतक देखोगे तो पहचानोगे कैसे? तो जो हमारे माइक्रोफाज या हिस्टियोसाइट होते हैं, भक्षकाणु होते हैं नेचर में, लेकिन अगर हम देख के पहचानेंगे कैसे, तो इनका संरचना अमीबा टाइप का तो दिख रहा होगा ऐसे ऐसे भैया, इनका साइट सेल मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। इनका जो
केंद्रिका होता है, इनका जो केंद्रक होता है, हमारा न्यूक्लियस जो होता है, वो किडनी शेप का बना होता है। कैसे भैया? किडनी शेप का, बीन शेप का, दिख रहा होगा। और एक खासियत और है, इसके साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस कक्षाओं में थोड़ा भी पढ़ा होगा, अगर आप अपने पहले की कक्षाओं में थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो देखा होगा जो लाइसोसोम होते हैं उसे हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली। याद होगा? अभी देखिए किस तरह से कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो, नहीं तो इसी के काम को आप रटोगे बैठ के। लाइसोसोम को आपके यहां हम लोग क्या कहा करते थे भैया? आत्महत्या की थैली। याद होगा, बहुत बचपन से पढ़ रहे होते हो। आत्महत्या की थैली। क्यों भैया, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो अगर एक कोशिका को खाना ना मिल रहा हो, तो चूंकि हमारा जो ये लाइसोसोम है, ये सेल के अंदर जो भी गंदगी होता है उसे खत्म कर देता है। और हम बोलते हैं, मान लीजिए हमारे घर में जिस तरह सफाई करने वाली आती है, उसका काम है हमारे घर के डस्ट को साफ करना, वैसे ही लाइसोसोम एक सेल के अंदर क्या करता है? सेल के अंदर की गंदगी को खत्म करता है। लेकिन मान लीजिए सेल स्टार्वेशन कंडीशन में आ जाए, यानी सेल को खाना नहीं मिल रही हो, कोशिका को खाना ना मिल रहा हो, तो अपशिष्ट भी नहीं बनेगा, अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं बनेगा। अच्छी बात, नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो यही लाइसोसोम जो होते हैं, इनके पास कुछ ग्रुप्स ऑफ एंजाइम होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम का एक टाइप होता है, इसमें लगभग 50 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये रिलीज करता है, और उसके दम पे क्या करता है? एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? पाचित करता है। लेकिन मान लीजिए कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बना ही नहीं, और जब बना ही नहीं तो लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो क्या करते हैं? वो कोशिका को ही खा जाते हैं, इसलिए उसको वहां आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लेकिन अगर लाइसोसोम कहीं पे ज्यादा है, जैसे तंत्रिका कोशिका आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे निसेल्स ग्रेन्यूल ज्यादा पाए जाते हैं, यानी निसेल्स की कणिकाएं। और हम बोलते हैं उनके बारे में कि जो निसेल्स की कणिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। उनका एक कारण होता है, हम बताते हैं अक्सर जब पढ़ते हैं कि जो हमारा जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं कर पाता, विभाजन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास सेंट्रोसोम नामक संरचना नहीं पाई जाती। तो भैया जो चीज हम जब से पैदा हो रहे हैं और जब तक नहीं मरेंगे तब तक हमारे साथ है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा मेंटेन कर सकें। और ज्यादा से ज्यादा हम मेंटेन कब कर पाएंगे? तो भैया हमारे शरीर में जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हो क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर एक दूसरी कोशिका से कंपेयर करें तो हमारे तंत्रिका कोशिका को प्रोटीन तो ज्यादा चाहिए ना, इसलिए वहां प्रोटीन बनाने वाली कोशिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं। तो हम बोलते हैं उन्हीं सेल्स ग्रेन्यूल है, क्योंकि नॉर्मल सेल से वो थोड़ा सा अधिक रखती है। उसी तरह अगर हम यहां पे दिखा रहे हैं कि हमारे जो माइक्रोफाजेज हैं इनके पास लाइसोसोम होता है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे तोड़ने की काम कार्यक्रम ज्यादा होता होगा। तो भक्षण कोशिकाएं होती है, माइक्रोफाजेज होते हैं। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? कोई समस्या? यही बातें आपके किताब में लिखी होंगी। अब माइक्रोफाज ऐसे ही छोड़ देते, आप छोड़ दिया, समझ लीजिए आपके लिए ही बात हो रही है। क्लियर? यस या नो? आगे बढ़े। यानी दो तरह की कोशिकाएं हम पढ़ चुके कि भैया फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, फाइबर्स की बनी होंगी, इनका इनमें प्रवर्ध पाया जाएगा और सबसे ज्यादा अमाउंट में फाइब्रोब्लास्ट पाई जाएंगी। इन फाइबर्स के बीच में ही कहीं स्पेस ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे एरियोला है, अंतराली कोशिका बोल देंगे उसको। अभी फाइबर्स लूज अरेंज हैं कि डेंस अरेंज हैं, इसके हिसाब से हम नाम देते हैं, आगे बढ़ेंगे अभी। लेकिन पहले एक एक लोग के बारे में जान तो जाइए, चिंटू मिंटू रिंकू सबके बारे में जान तो लीजिए। माइक्रोफाज के बारे में क्लियर है? इसका दूसरा नाम हिस्टियोसाइट होता है। ये फैगोसिटिक सेल्स होती है। अगर भचकाणु मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो फैगोसिटिक बोलते हैं इसे, फैगोसिटिक सेल्स। क्लियर है? हाँ या नहीं भैया? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ेंगे तो तीसरी पाई जाती है कोशिका मास्ट कोशिका, मास्ट सेल। नाम सुना होगा आपने, मास्ट सेल के फंक्शन भी देखेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम देखें तो मास्ट सेल जो होती है देखने में बेसोफिल की तरह होती है। जब हम कहीं ब्लड या रक्त पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम जिक्र करेंगे बेसोफिल का। ऐसे ऐसे अमीबीय संरचना होती है, और हम इसको अलग कैसे कर पाते हैं? जो इनका न्यूक्लियस होता है, जो इनका केंद्रक होता है, वो लगभग एस आकार का होता है, ऐसे
देखिए इसमें फील करिएगा तो लग रहा होगा एस बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, लगभग एस शेप का न्यूक्लियस है कि नहीं इनका केंद्रक? हाँ भैया है। और इनके पास बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो भैया ये मास्ट सेल जो है इसका काम क्या होता है, पहले ही जान लें। क्या होता है भैया? मास्ट सेल का काम क्या होता है? तो मास्ट सेल स्रावित करती है क्या भैया? एक तो हिपैरिन। क्या भैया? हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है भैया? नाम सुना होगा। हिपैरिन जो होता है एंटी कोआगुलेंट होता है। क्या होता है भैया? एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट का मतलब क्या होता है? रक्त को थक्का बनने से रोकता है। एंटी कोआगुलेंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है भैया काम इसका? दूसरा आपने नाम सुना होगा हिस्टामिन। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, हिपैरिन और हिस्टामिन कौन स्रावित करता है? दूसरा होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन, हिस्टामिन स्रावित करता है। हिस्टामिन क्या होता है? जब हमारे बॉडी में जैसे मान लीजिए कोई एलर्जिक, कोई भी एंटी एलर्जेंस, कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर में गया और हमारे अंदर एलर्जिक रिएक्शन काज करे। एलर्जिक मतलब समझ रहे, किसी को धूल से होती है एलर्जी, किसी को धूल से, किसी को डस्ट पॉलन से, किसी को डस्ट से, तो अलग सा रिएक्शन आता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप गए, आपके शरीर पर लाल लाल दिखने लगा है, बोलोगे एलर्जी हो गई है, जैसे खांसी आने लगेगी, जुकाम हो गया, तो एलर्जिक कंडीशन में रिलीज करते हैं क्या? हिस्टामिन। क्या रिलीज करती है भैया? हिस्टामिन। तो हिपैरिन और हिस्टामिन कौन स्रावित करता है? हमारी मास्ट कोशिकाएं। और ये और जो इनका इनका फंक्शन होता है, ये वेसोडाइलेटर की तरह काम करते हैं। वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर की तरह काम करती है इसका सिक्रीशन। यानी वेसल्स जो होती हैं उनके जो ल्यूमेन होते हैं उसके क्या करती है? मोटा बना देती है ताकि रक्त का सेक्रेशन बढ़ सके, यानी ऐसा है। तो इनके सेक्रेशन के बाद क्या होता है? ऐसे वेसो डायलेशन कहते हैं इसे, इसमें हेल्प करती है। अभी हम कोशिकाओं का जिक्र कर रहे हैं कि कोशिकाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं हम लोग, मास्टोसाइट्स भी बोलते हैं इसे। फिर हम जिक्र करेंगे कि और क्या पाई जाती है भैया? एडिपोज सेल पाई जाती हैं। एडिपोज सेल्स का मतलब वसा कोशिका। वसा कोशिका देखेंगे तो वसा कोशिका बहुत तरह की होती है। जैसे आप देखेंगे किताब या थोड़ा सा और स्टैंडर्ड जानने जाएं तो हमारे यहाँ व्हाइट फैट पाया जाता है और येलो फैट पाया जाता है। इसमें वसा कोशिका यानी फैट एडिपोज सेल्स का मतलब फैट स्टोरिंग सेल, वसा का जो संग्रहण करती हैं। ठीक है, अब इसमें अगर वसा एक गोलक में है तो हमसे बोलते हैं मोनोलॉकुलर, मोनोकुलर। और अगर वसा जो है केंद्रक के चारों तरफ ऐसे, मान लीजिए केंद्रक हो गया, ऐसे ऐसे ग्रुप में है तो मल्टीलॉकुलर कहते हैं। अगर वसा एक ही जगह उपलब्ध है सेल में, अगर ऐसे कोशिकाओं का कोई समूह है तो हम उसे बोलते हैं व्हाइट फैट, सफेद वसा। और इसे हम येलो फैट बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, केंद्रक हो गया। और न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर वसा ऐसे गोले गोले में, गुच्छे गुच्छे में अरेंज है चारों तरफ, उसे मल्टीलॉकुलर फैट बोलते हैं, जो बनाता है क्या? येलो फैट बॉडी बनाता है। और अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक न्यूक्लियस में कोई सेल है मान लीजिए और उसमें वसा एक ही जगह ऐसे गोलक के फॉर्म में है, हम उसे बोलते हैं मोनोलॉकुलर। अब कैसा वसा सेल? इसका काम होता है वसा का संग्रहण करना। इसका काम होता है क्या? वसा का संग्रहण करना। तो उसके हिसाब से व्हाइट फैट बॉडी है या येलो फैट बॉडी है, वसा कितना कैसे अरेंज है उसके हिसाब से हम नाम देते हैं। खैर आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए उसका ज्यादा जिक्र नहीं करना है। जब भी एडिपोज सेल्स का जिक्र आएगा तो बस आपके जहन में इतना सवाल होना चाहिए कि जो फैट स्टोरिंग कोशिकाएं होती हैं जो वसा का संग्रहण करती हैं वो एडिपोज होती हैं। क्लियर है? ये भी कोशिका दिखेगी वहां। फिर हम बात करेंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का जिक्र हम ब्लड में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, रक्त में, लेकिन लिम्फोसाइट को अगर हम देखें
लिम्फोसाइट कोशिकाओं को देखेंगे तो इसमें अगर कोशिका अगर है तो इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। और लिम्फोसाइट कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली में इसका इस्तेमाल होता है। सॉरी, प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करती हैं। अब इसका हम जिक्र जब करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका ग्रोथ कहाँ हो रहा है प्रतिरक्षा प्रणाली में हमारे यहाँ। जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो इसमें इसका रोल देखेंगे। अब इस जो भी लिम्फोसाइट है उसका मेचुरेशन के हिसाब से हम कहीं पढ़े होंगे आपने, और जो भी पढ़ा होगा उसका नाम सुना होगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और हमारे यहाँ जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसी लिम्फोसाइट पे डिपेंडेंट है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो भी कोशिका जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक योजी तक के बारे में, तो भैया प्रतिरक्षा वहां भी तो चाहिए। तो उसके लिए लिम्फोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं। जो भी हम पूरा एक उतक देखेंगे तो उसमें लिम्फोसाइट सेल्स भी होंगे। हम केवल जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम वास्तविक योजी उतक को देखें तो क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, हाँ या नहीं? अभी एक अल्टीमेटली सारा डायग्राम मिला के एक साथ देख लेंगे। क्यों हम बता रहे हैं ऐसे? तो भैया आपके यहाँ नाम लिखने के लिए आता है, डायग्राम दे देता है और बताता है, पूछता है कि ए बी सी डी है, मैच करिए कि क्या नाम है। पहले पता तो हो कि देख के कैसे पता करोगे, नहीं तो क्या होगा, आएगा एनसीईआरटी डायग्राम, आंख बंद करके बस देखना चाहोगे, अरे यार एनसीईआरटी में क्या देखा था मैंने, तो जानते रहोगे तो लिख दोगे। ठीक है, चलिए फिर आएगा हमारा प्लाज्मा कोशिका। क्या आएगा भैया? प्लाज्मा कोशिका। अच्छा, प्लाज्मा कोशिका को पहचानना हो तो प्लाज्मा बेसिकली हमारे यहाँ क्या बनाती है, प्रतिरक्षी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। पता ही होगा, नहीं पता होगा तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे सबके बारे में पता चलता रहेगा। यानी ये बनाती है हमारे यहाँ क्या है, एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है भाई? एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो जो भी हमारा प्लाज्मा सेल होता है अगर उसको हम पहचानना चाहें तो अमीबीय स्ट्रक्चर का होगा होगा, लेकिन इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसके केंद्रक को देखेंगे तो जो फाइबर्स होते हैं केंद्रक में, ऐसे देखें अगर तो दिख रहा होगा आपको, जैसे कृष्ण भगवान का चक्र हुआ करता है, ऐसे 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 दिख रहा है, ऐसे ऐसे फाइबर्स कुछ इसके केंद्रक में ऐसे अरेंज होते हैं। तो हमें दिखता है कि जो गाड़ी का पहिया, गाड़ी का जो पहिया होता है उस तरह का इसके पास केंद्रक पाया जाता है। देखिए आपके एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, आप एनसीईआरटी के हिसाब से बस इतना जानिए कि प्रतिरक्षी तत्व बनाती है, यानी एंटीबॉडीज बनाती हैं हमारे यहाँ। ठीक है, क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। कौन भैया? तो प्लाज्मा कोशिका। लेकिन इनको अगर हम देखें, पहचानना चाहें कि भैया प्लाज्मा कोशिका दिखती कैसी है, तो बाकी कोशिकाओं से हम अलग कैसे कर सकते हैं? तो इनका जो केंद्रक होगा वो लगेगा कि पहिया है, ऐसे ऐसे कार्ट व्हील लाइक न्यूक्लियस दिखाई देता है इनका। कई बार पूछा गया है आपका कि कार्ट व्हील लाइक न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, तो भैया याद रहे प्लाज्मा में। क्लियर है, हाँ या नहीं? यस या नो? हाँ या नहीं बताओ तो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। तो वास्तविक योजी उत्तक, अब हमने कोशिकाओं का जिक्र कर लिया, हमने बताया था कि हमारे यहाँ कोशिका अगर देखें, क्योंकि वास्तविक योजी उत्तक जब हम पढ़ने जा रहे थे तो हमने बताया था कि तीन चीजों से मिलकर बना होगा, कोशिका से, फिर भैया तंतु से, फाइबर से, और तीसरा मैट्रिक्स। तो कोशिकाओं में किसका किसका देख लिया भैया हमने, कोशिका में किसका किसका जिक्र किया, पीछे से ही याद करो। तो प्लाज्मा कोशिका देखा, लिम्फोसाइट देखा, वसा वसा सेल देखी, एडिपोस्ट सेल देखा, फिर क्या देखा भैया, मास्ट सेल देखा, देखा कि नहीं? मास्ट सेल देखा, फिर उसके बाद तंतुकोरक कोशिका देखी, फाइब्रोब्लास्ट देखा। तो इस तरह की कोशिकाएं देखी, यानी इतनी कोशिकाएं दिखाई देंगी। फिर भैया इन कोशिका कोशिका के अपार्ट क्या होगा, तो कुछ तंतुमय संरचना पाई जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु कोशिका कहेंगे। तो वास्तविक योजी उत्तक में तंतु कौन कौन से पाए जाएंगे, तो तंतु में पहला पाया जाएगा कोलेजन फाइबर। एक बात जान लीजिए, कोलेजन फाइबर जो है, क्योंकि आपके बुक में थोड़ा थोड़ा ही जिक्र है तो आपके हिसाब से ही देखें अगर, तो कोलेजन फाइबर बना होता है किससे? कोलेजन प्रोटीन से। किससे बना होता है? कोलेजन प्रोटीन से। कोलेजन फाइबर किससे बना होता है भैया? कोलेजन प्रोटीन से। अच्छी बात है, कोलेजन कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। और कोलेजन प्रोटीन की बात करें तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कोई प्रोटीन पाई जाती है तो क्या होता है? शरीर में सबसे ज्यादा
पाया जाने वाला प्रोटीन। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है ऑफ बॉडी, कौन सा भैया? कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन फाइबर्स पाए जाएंगे, कोलेजन फाइबर पाया जाएगा, कोलेजन तंतु पाया जाएगा तंतु के नाम पे। फिर भैया क्या पाया जाएगा? पित्त तंतु यानी इलास्टिक फाइबर। नाम से ही लग रहा है कि इसका नेचर अगर हम देखें, एलो फाइबर्स भी बोल रहे हैं, इसका नेचर अगर हम देखें, इसका देखें कि इसका कार्य कैसा होगा, तो इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थ होंगी, प्रत्यास्थ होंगी ना इलास्टिक, तभी तो बोल रहे हैं। तो यानी अगर हम बात करेंगे सभी तंतुओं की, तो इसमें इलास्टिक फाइबर जो हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता पाई जाती है, यानी इलास्टिसिटी पाई जाती है। फिर हमारे पास होती है जालिका तंतु, रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स अगर हम देखें तो ये तीन तरह के फाइबर हमारे यहाँ पाए जाते हैं वास्तविक योजी ऊतक में। लेकिन रेटिकुलर फाइबर सबसे ज्यादा जो है कहाँ पाए जाते हैं? लिम्फ नोड्स पे, यानी हम बोल सकते हैं लसीका अंग जो होता है, लसीका अंग जो होता है वहां पे रेटिकुलर फाइबर ज्यादा पाए जाते हैं। ज्यादा पाए जाते हैं। ये तीन तरह के फाइबर्स जो हैं कहां पाए जाएंगे? वास्तविक योजी ऊतक में पाए जाएंगे। कौन कौन से भैया? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर की बात करें ये बना होता है किससे? कोलेजन प्रोटीन से। कोलेजन प्रोटीन की बात करेंगे तो हमारे शरीर का सबसे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। फिर बात करेंगे हमारे यहाँ इलास्टिक फाइबर, यानी इलास्टिक फाइबर की बात करें तो नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पे प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा पाई जाती होगी, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती होगी, यानी कुछ फाइबर्स ऐसे होंगे जो इलास्टिक प्रॉपर्टी रखते होंगे। फिर तीसरे की बात करेंगे तो रेटिकुलर फाइबर्स, यानी जालिका तंतु। रेटिकुलर फाइबर्स की बात करें, कुछ तंतु ऐसे होते होंगे जो जाल बनाते होंगे, ऐसे ऐसे जाल बनाते होंगे, ऐसे ऐसे, और जाल बनाते होंगे तो रेटिकुलर फाइबर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लसिका अंग या रेटिकुलर फाइबर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये तीन तरह के फाइबर्स होंगे कहां पे भैया? वास्तविक योजी ऊतक में। कोशिका देख लिया, फाइबर देख लिया, अब तीसरा क्या बचा? आधात्री। क्या बचा भैया? आधात्री, यानी ग्राउंड सब्सटेंस या बोलते हैं जिसे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं भैया? आधात्री। क्या बोलते हैं? आधात्री बोलते हैं। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आधात्री। तो मैट्रिक्स जो बना होता है किसका बना होता है भैया? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। रूपांतरित होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड किसका? पॉलीसेकेराइड का एक रूपांतरण होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। और इसमें देखें तो हाइलोरोनिक अम्ल के रूप में प्रेजेंट होता है, हाइलोरोनिक एसिड का जिक्र होगा। यानी हमारी जो वास्तविक योजी ऊतक है वो तीन तरह की चीजों से मिलकर बनी होगी। वास्तविक योजी ऊतक है वो कितने तरह की चीजों से मिलकर बनी होगी? तीन तरीके की चीजों से। एनसीईआरटी एक बार देख लीजिए, देख लो, शर्माओ नहीं, देख लो, शर्माओ नहीं, देखो एक बार। कभी आप पढ़ रहे होंगे संयोगी ऊतक तो इन चीजों का जिक्र हुआ होगा, नाम है तो जितना दिया है उतना देखते जाइए, साथ में एकदम साथ में रिवाइज करते रहो, एकदम साथ में रिवाइज करते रहो। देख लिया? जलील देख लो, बहुत कम में, बहुत ज्यादा में थोड़ी दिया। आपके एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन देख तो लो साथ में। कनेक्ट हो गए? चलिए, कनेक्ट हो गए, अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे वास्तविक योजिक ऊतकों के प्रकार देखेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, जब ये डायग्राम बना होगा तो देख रहे होंगे। अब अलग अलग देखें तो यहाँ पे देखिए माइक्रोफाज दिखाया गया है, बच्चकाणु, ये माइक्रोफाज हो गए। तो इनका काम क्या होगा भैया? इनका काम होगा ये साफ सफाई रखते होंगे। इसी में हमने दिखाया था कि बहुत ज्यादा लाइसोसोम पाए जाएंगे, और ये सवाल कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये दिखाया जा रहा है तंतु कोरक, यानी फाइब्रोब्लास्ट दिखाया जा रहा है। फाइब्रोब्लास्ट हमने दिखाया था, ऐसे ऐसे हमने बताया था कि इसकी ब्रांचिंग होती है, शाखाएं होती हैं। और फाइब्रोब्लास्ट के बाद दिखाया जा रहा होगा क्या भैया? कोलेजन रेसा, यानी कोलेजन फाइबर दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि नहीं? फिर यहाँ पे मास्ट सेल दिखाया जा रहा है, हमने बताया था किडनी शेप होता है, बेसोफिल टाइप का दिखता है, मास्ट कोशिका दिखाई जा रही है।
और ये आप डायग्राम इटसेल्फ जान रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, इटसेल्फ आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारे पास जो ऊतक है, जो वास्तविक योजी ऊतक है, वो क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसे हम कहते हैं अंतराली योजी ऊतक। क्या बोलते हैं भैया? अंतराली योजी ऊतक। देखिए अंतराली क्यों बोलते हैं? यहाँ पे जो तंतु हैं इनके बीच में बहुत स्पेस होता है, जगह होता है, तो अंतराली स्पेस यहाँ ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतराली स्पेस, यानी हम लिख दें यहाँ पे कि यहाँ पे अंतराली क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है भैया? ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। तो कहां पे पाए जाते हैं भैया? अगर हम बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए कहां जाते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बात करें हम तो पाए जाते हैं त्वचा के नीचे, यानी अंतराली योजी ऊतक, अंतराली योजी ऊतक त्वचा यानी स्किन के नीचे पाए जाते हैं। अच्छा, इलास्टिक फाइबर इसमें तंतु जो होता है, प्रत्यास्थ तंतु पाया जाता है, इलास्टिक फाइबर पाया जाता है, इसलिए इलास्टिसिटी शो करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारे त्वचा के निचले सतह में पाए जाएंगे, स्किन है हमारी, तो मान लीजिए स्किन हम देख रहे हैं, स्किन खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींचा, दर्द हुआ थोड़ा, नो डाउट दर्द तो होगा ही, वहां पे हमारी तंत्रिकाएं हैं जो भी हमारा रिसेप्टर्स है उसकी वजह से दर्द तो होगा ही, लेकिन खींचने पे क्या है? टूट जा रही है। यानी इसमें जो ये लचीलापन है वो किसकी वजह से है? ये लचीलापन हमारे चमड़े में है, हमारे स्किन में है, वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, अंतराली योजी ऊतक की वजह से है। तो इसका काम तो हम जान पा रहे हैं, क्यों भैया? तो जो ये प्रोवाइड कर रही है क्या? इलास्टिसिटी टू द स्किन, यानी हमारे त्वचा का जो प्रत्यास्थ नेचर है वो किसकी वजह से? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां त्वचा की प्रत्यास्थता रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये हो गया हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरा आएगा भैया हमारा क्या? दूसरा आएगा हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा डायग्राम आपके वसा देख रहे होंगे, वसा संग्रह क्षेत्र देख रहे होंगे। तो जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है, वसा योजी ऊतक, वसा योजी ऊतक जो है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हमने वसा सेल्स यानी एडिपोज सेल्स पढ़ा था वो ज्यादा पाई जाती होंगी, और इनका काम क्या होगा? वसा का संग्रहण करना, वसा का संग्रहण करना। अभी तो हम बोल रहे हैं वसा का संग्रहण करना, वसा संग्रहित करती हैं। आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जो भी वसा होती है, वो जो हमारी वसा संग्रहित सेल होती हैं, वसा संग्रहण सेल होती हैं, एडिपोज सेल्स होती हैं, वहां पे जाके संग्रहित हो जाती हैं। यानी अगर हम देखें तो सेल हो गया, देखिए यहाँ पे वसा का संग्रहण करेंगी, क्या न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस देखिए एकदम किनारे दबा हुआ है, ऐसे ऐसे, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ऐसा एक डायग्राम बना होगा आपके इसमें एनसीईआरटी में। तो एडिपोज सेल्स को देखेंगे, वसा संग्रहण सेल को यानी कोशिका को देखेंगे, तो वसा के संग्रहण के लिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा जगह पाया जाता है। फिर हमने बताया भी था कि वसा का संग्रहण यानी वसा सेल्स को देखें तो वसा किस तरह से संग्रहित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बताया कि न्यूक्लियस है, केंद्रक है, अगर केंद्रक के चारों तरफ वसा ऐसे ऐसे गोलक में प्रेजेंट है और कई सारे झुंड में प्रेजेंट है, तो हमने बताया था कि क्या बनाती हैं? मल्टीलॉकुलर कहते हैं उसे, ठीक है, और वो येलो फाइबर येलो फैट बनाती हैं, और एक ही मोनोलॉकुलर यानी एक ही जगह संग्रहित हो तो बनाती हैं क्या? व्हाइट फैट बनाती हैं। तो बेसिक सी बात है, जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका क्या काम होता है? वसा का संग्रहण, यानी एडिपोज सेल से मिलकर बना होगा,
टिश्यू हम तभी तो कह रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स को कह रहे हैं। तो एडिपोज सेल्स होंगी, वसा संग्रहित करने वाली सेल्स होंगी। तो एडिपोज टिश्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ये वसा का संग्रहण तो करती ही करती हैं, वसा का संग्रहण करती करती हैं। इसका फायदा क्या होता है हमारे यहाँ? तो ये हमारे यहाँ जो है इंसुलेटर का नाम सुना होगा, इंसुलेटर, इसका मेन फायदा समझ लीजिए, इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ भैया? जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर है, तो हम प्रचंड धूप में भी खड़े हो, अगर क्या भैया प्रचंड धूप में भी खड़े हो, तो कहीं ना कहीं एक इंसुलेटर बनाता है। जैसे बाहर का तापमान मान लीजिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, खूब तेज धूप हुआ है, आप आराम से तेल लगा के सो गए, तो कुछ देर बाद ऐसा होगा क्या कि किडनी आपकी उबलने लगेगी, गुर्दे छिल जाए, ऐसा होगा? नहीं, अंदर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन करके रखता है। यानी हमारे बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है, अंदर का जो तापमान होता है, इस अंदर के तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमारा ये जो वसीय जो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो हम लिख सकते हैं कि शरीर के अंदर के तापमान को समान बनाए रखने में, समान बनाए रखने में मदद करता है। ये इनके स्पेशल कार्य हैं, बाकी को काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये काम जो है इसका आइडेंटिफिकेशन वाला है कि नहीं, ये काम यही कर रहा है बस। जैसे एरियोलर यानी अंतराली योजी ऊतक क्या कर रहा है, हमारे यहाँ इलास्टिसिटी जो स्किन में होती है, प्रत्यास्थ नेचर जो शो करता है हमारा स्किन, वो उसकी वजह से करता है, तो उसका अपना स्पेशल काम हो गया। वैसे ही हमारे यहाँ ये जो इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, वो केवल ये जो हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है वही करता है, दूसरा नहीं है कोई काम करने वाला ऐसा। ठीक है, तो वसा का संग्रहण करने वाली सेल्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं मेजर रूप से हमारे यहाँ वसा का संग्रहण एडिपोज टिश्यू में होता है। और इसका फायदा क्या होता है कि जो वसा संग्रहित करने वाली सेल्स हैं वे इंसुलेटर की तरह काम करती हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर के तापमान को समान बनाए रखती हैं हर परिस्थिति में, चाहे बाहर का तापमान कितना हो, बढ़े या घटे, हम इस बात से क्या है, फ्री हैं। क्यों भैया? क्योंकि हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है भैया? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसको हम लूज जो है कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो हमारे तंतु हैं वो लूजली अरेंज होते हैं मैट्रिक्स में, इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो सघन योजी ऊतक यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात होगी। देखिए यहाँ पे जब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो ये हमारे हो गए कोलेजन के रेशे, कोलेजन के रेशे हुए, कोलेजन फाइबर हो गए, ये कोलेजन फाइबर हो गए, चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो फाइबर्स हैं उनके हिसाब से बात करते हैं। फाइबर्स क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो इसको भी दो स्थिति में बांटते हैं हम लोग, इसमें रेगुलर और डेंस इरेगुलर में बांटते हैं। इसमें तंतु और तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। क्या होता है? तंतु और तंतु कोशिकाएं क्या होती हैं? दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। इसका एग्जाम्पल तो बहुत आसान होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से समझ में भी आता है आपको। लेकिन इसको हम समझना चाहें, जैसे मान लीजिए कि हम देखें कि हमारे यहाँ जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, यानी जो दृढ़ कनेक्टिव टिश्यू है या दृढ़ योजी ऊतक है, योजी ऊतक है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ दो तरह की बात का जिक्र किया गया है। कौन कौन सा भैया? स्नायु और कंडरा। क्या भैया? स्नायु एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या होगा? तो भैया होगा क्या? स्नायु। और क्या होगा? कंडरा। क्या होगा भैया? कंडरा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी ये नाम बहुत आसान लग रहा है। स्नायु बोले तो लिगामेंट, स्नायु बोले तो लिगामेंट, और कंडरा बोले तो टेंडन, कंडरा बोले तो टेंडन।
हम कनेक्टिव टिश्यू इसे प्रॉपर कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन का काम करते हैं, वो वाले लूज कनेक्टिव टिश्यू थे क्योंकि वहां तंतु जो है लूजली अरेंज थे। उसमें हमने पढ़ा एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के बारे में, और उनका काम भी जान लिया कि हमारी भैया स्किन प्रत्यास्थ होती है, या जो हमारे एडिपोज टिश्यू है वसा का संग्रहण करते हैं, और वसा के संग्रहण करने की वजह से एक काम ये भी करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर के तापमान को वो बाहर के तापमान से क्या करते हैं, इंसुलेट करके रखते हैं, बाहर करके रखते हैं। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं लिगामेंट और टेंडन की, यानी स्नायु और कंडरा का जिक्र कर रहे हैं। स्नायु की या कंडरा की बात करें, जैसे स्नायु की बात कर लें यानी लिगामेंट की बात कर लें, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रख लीजिएगा बबली। क्या भैया? बबली। अभी अंग्रेजी में ही याद करना पड़ेगा। बबली का मतलब क्या होता है भैया, कि जो हमारा लिगामेंट होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। हम यही तो बोल रहे थे, अस्थि को अस्थि से जोड़ रहा है। भैया दो अस्थि आपस में जुड़ती हैं किसकी मदद से? तो भैया जुड़ती हैं लिगामेंट की मदद से। किसकी मदद से? लिगामेंट की मदद से। तो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बबली याद रखिएगा। बबली याद रखिएगा तो क्या होगा? बोन यानी अस्थि, बोन अस्थि किससे भैया? लिगामेंट से। फिर दूसरी ओर है हमारा कंडरा यानी टेंडन। टेंडन का कार्य होता है कि जो हमारा टेंडन होता है वो मसल को यानी पेशी को, पेशी को किससे जोड़ता है? अस्थि से जोड़ता है। पेशी को जोड़ता है किससे भैया? अस्थि से। यानी जो हमारा टेंडन होता है वो पेशी को अस्थि से जोड़ने में मदद करता है। इसको याद करना हो तो आप याद कर लेंगे एमबी टेंडन, एमबी टेंडन। अभी ये चीजें आसान लग रही हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो है ये समस्या देना स्टार्ट कर देती है। बबली और एमबी टेंडन याद रखिएगा। जो हमारी स्नायु यानी जो लिगामेंट होती है वो करती क्या है? बोन को बोन से जोड़ती है। और जो हमारी कंडरा यानी टेंडन होती है वो क्या करती है? पेशी को अस्थि से जोड़ती है, यानी मसल को बोन से जोड़ती है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए दो, स्नायु और कंडरा। क्लियर है? आगे बढ़े, एनसीईआरटी देखते चलो, एनसीईआरटी देखते चलो, साथ में देख लो, देखते चलो एकदम क्लियरली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर तो विशिष्टीकृत योजी ऊतक के बारे में बात करेंगे। अब विशिष्ट योजी ऊतक के बारे में बात करें, जैसे कि हम बातें करें तो अगर हम देखें अपने यहाँ, तो हम योजी ऊतक जब पढ़ रहे थे, जब हम संयोगी ऊतक स्टार्ट किए थे, तो हमने तीन तरह की बात करनी स्टार्ट की थी संयोजी ऊतक के बारे में। हमने बोला था भैया क्या होगा, संयोजी ऊतक जब पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ एक कैटेगरी तो हम लोग पढ़ चुके, कौन कौन सा भैया? तो हमने पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में, यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर यानी वास्तविक योजी ऊतक के बारे में हम पढ़ चुके। वास्तविक, और कहीं ना कहीं जो वास्तविक योजी ऊतक हम पढ़ रहे थे इनका काम था जोड़ना किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी चीज से। इनके बारे में तो हम देख चुके, इनके बारे में हम क्या हुआ? देख चुके। अब हमारे पास आएगा दूसरा जो होता है विशिष्ट योजी ऊतक होता है, जिसको हमने यहाँ पे बोला था कंकालीय और वेस्कुलर। तब हम जिक्र करने वाले हैं किसके बारे में? कंकालीय योजी ऊतक के बारे में, यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जिक्र करने वाले हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जिक्र करने वाले हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो स्केलेटल के बारे में जिक्र करें अगर, तो देखेंगे क्या होगा भैया। कनेक्टिव टिश्यू एक तो प्रॉपर हो गया, वास्तविक योजी ऊतक पढ़ लिया हमने। अब कंकालीय योजी ऊतक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंकालीय योजी ऊतक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कंकालीय योजी ऊतक जब पढ़ने जाएंगे, इसे हम विशिष्टीकृत योजी ऊतक के कैटेगरी में रखते हैं। किसमें रखते हैं भैया? विशिष्टीकृत योजी ऊतक के कनेक्शन में रखते हैं या कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो देखेंगे दो तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए कंकालीय योजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं इसे, इसका मैट्रिक्स यानी जो भी आधात्री की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? सघन होगा यानी डेंस होगा एवं खनिज युक्त होगा। क्योंकि जब भी हम किसी ऊतक की बात करेंगे, जब भी हम किसी संयोगी ऊतक की बात करेंगे तो बना होगा तीन चीजों से। किससे भैया? कोशिका से बना होगा, ठीक है, फिर तंतु होंगे उसमें, और फिर क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। तीन चीजें होंगी। तीन चीज जो होगी, कोशिका होंगे, कोशिकाएं जो होंगी हमने पढ़ा जितने कोशिकाओं के बारे में, या तो वो प्रेजेंट होंगी, कोई कम या कोई ज्यादा। फिर तंतु पाए जाएंगे यानी रेसे पाए जाएंगे, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर जिक्र किया, या इलास्टिक फाइबर। ठीक है,
तो इसमें देखेंगे तो जो हमारा कंकालीय संयोगी ऊतक या विशिष्टीकृत संयोगी ऊतक होते हैं, इनमें मैट्रिक्स क्या होता है, सघन होता है। सघन मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा डेंस होता है, यानी सबसे ज्यादा पार्ट मैट्रिक्स का ही होगा, यानी कोशिकाएं थोड़ा कम होंगी और तंतु थोड़ा कम होंगे, इसमें मैट्रिक्स होगा। इस ऊतक को आलंबी ऊतक यानी सपोर्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ये हमारे शरीर के जो जो भी ढांचा है, जो भी हमारा शारीरिक संरचना है, वो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो हमारा शारीरिक संरचना है या तो हमारे अस्थियों से बना हुआ है या उपास्थियों से बना हुआ है। तो इसीलिए इसको हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर को आलंबन तथा सहारा प्रदान करते हैं। अच्छा, इस विशिष्टीकृत यानी स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें तो हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक तो कार्टिलेज के बारे में और दूसरा बोन के बारे में, यानी अस्थि के बारे में और उपास्थि के बारे में। अस्थि के बारे में बात करेंगे और उपास्थि के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जो जानते हैं अभी तक उसके बारे में देख लें। अगर तो अगर हम नॉर्मली जो जान रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि अस्थि क्या है, यानी बोन, यानी अस्थि के बारे में बात करें। ठीक है, और बात करें किसकी, कार्टिलेज की। दोनों की बात कर लें कि क्या हम जानते हैं। नॉर्मली हम जानना चाहेंगे कि भाई हम क्या जानते हैं इनके बारे में, कि अगर हम कोई बोलें कि भैया हड्डी यानी अस्थि बोलें तो आप भी तो कुछ जानते होंगे ना। और दूसरा कार्टिलेज की बात करें कि उपास्थि क्या है भैया। दोनों को अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो हम जानते हैं पहले उसे तो रिकॉल कर लें भाई। तो अगर एक बोन दिया जाए और एक कार्टिलेज दिया जाए तो आप क्या देखेंगे, तो बोन देखेंगे कठोर दिखाई देगा, पक्की सी बात है, दिखाई देगा कि नहीं। तो बोन थोड़ा सा कठोर होगा, लिख लें, क्योंकि जो आप जानते हैं पहले हम उसे रिकॉल कराना चाहते हैं कि भैया आप क्या जानते हैं। तो बोन यानी अस्थि जो होगी थोड़ी सी क्या होगी, कठोर होगी। क्यों भैया, ऐसा क्यों होगा, तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो प्लीएबल नहीं होता है, मैट्रिक्स कठोर होगा। और इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मुलायम होगा, थोड़ा मुलायम होगा। क्या होगा भैया, मुलायम होगा। हम जो आप देख के बता सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं अभी, फिर हम इसके टाइप और कौन बनाता है देख लेंगे, लेकिन अभी जो आप जान रहे हैं, आप कार्टिलेज देखोगे, थोड़ा सा कार्टिलेज देखोगे तो लसलसा टाइप का दिखाई देगा। जो लोग भी खाते होंगे नॉन वेज वो देखे होंगे कार्टिलेज खाते होंगे तो। अच्छा, दूसरी बात करें तो जो हमारा बोन होता है, जो अस्थि होती है, उसमें रक्त सप्लाई होती है, रक्त सप्लाई पाई जाती है, यानी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रक्त का संचार होता है इसमें, रक्त का संचार पाया जाता है। जो हमारी उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है, उसमें रक्त का संचार नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहां पे नर्व की बात करेंगे, नहीं तंत्रिका पाई जाती है, यहां पे तंत्रिका नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स प्लीएबल होगा, मुलायम होगा, आराम से लसलसा होगा, इसका मजबूत होगा। और ऐसा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा पाए जाएंगे मैट्रिक्स में। तो हम देखते हैं कि बोन जो हमारा होता है लगभग उसमें 65% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। हम बोलते हैं कि अगर हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू पूछा जाए कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे हार्डेस्ट ऊतक कौन सा है, सबसे कठोरतम ऊतक कौन सा है, तो हम एग्जांपल देते हैं कि भैया हमारा बोन है, हमारी अस्थि है। क्या है, हमारा अस्थि जो है वो सबसे कठोरतम टिश्यू है। ठीक है, इतना देखिए। अभी आप खुद ही रियलाइज करके देखिए कि क्या इतना जानते हैं कि नहीं। आप इतनी बातें तो जानते हैं आप। अगर एक हड्डी दिया जाए और एक उपास्थि यानी एक अस्थि दिया जाए, एक उपास्थि दिया जाएगा, तो इतना तो आप देख के बता ही पाएंगे कि भैया ये थोड़ा सा कठोर है। अच्छा, इसमें ब्लड की सप्लाई, रक्त का संचार है। तो जब कोई बड़ी बोर्ड देखते होगे, हड्डी लेके देखते होगे हाथ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा छिद्र दिखाई देता होगा, एकदम स्पॉन्जी टाइप का दिखाई देता होगा, एकदम जो है लगता होगा कि नहीं कुछ ना कुछ छेदनुमा संरचना बना हुआ, एकदम पास से देखोगे तब। और कार्टिलेज में कोई रक्त की सप्लाई या तंत्रिका नहीं होता है, तो ये एकदम इसमें कोई पोर्स नहीं पाए जाते, कोई छिद्र नहीं पाया जाता कार्टिलेज में हमारे। तो ये बेसिक है जो अभी तक हम जान रहे हैं।
थोड़ा इसके बारे में इलाबोरेट करेंगे हम। क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ लें कि भैया हमारे अस्थि में और इसमें क्या अंतर है। तो हम जब जानेंगे इसके बारे में, जब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया बोन क्या है और कार्टिलेज क्या है, तो पहले कार्टिलेज देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे भैया, कार्टिलेज देखेंगे कि कार्टिलेज क्या है, उपास्थि क्या है। तो उपास्थि को अगर हम काट करके देखें, जैसे मान लीजिए कोई कार्टिलेज लिया हमने और कार्टिलेज को ऐसे काट लिया, कार्टिलेज को क्या किया, ऐसे काट लिया। तो जब कार्टिलेज को काटेंगे तो जो इसका मैट्रिक्स होगा, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सी बात करें कि मान लीजिए यहाँ कोई कार्टिलेज जुड़ा हुआ है, जैसे सपोज करिए आपको एक डायग्राम बना के जताना चाहूं मैं, आपको एक डायग्राम बना के ये बात हम जताना चाहें कि भैया कैसे आप इमेजिन करेंगे, तो एक डायग्राम ही समझिए आप। जैसे मान लीजिए हमने बनाया आपका स्टर्नम बोन यहाँ पे, ठीक है, और यहां से आती हैं आपकी रिब्स, पीछे से पसलियां आती हैं, मान लीजिए पसली आई है, और पसली आई तो पसली आती है और फिर कार्टिलेज के हेल्प से यहाँ पे मान लीजिए जुड़ रही हो। यहाँ पे बात करें तो कुछ तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, कुछ कार्टिलेज की मदद से, ऐसे मान लीजिए, ऐसे देखे होंगे, ऐसे आती हैं और कार्टिलेज की मदद से क्या है, जुड़ती हैं यहाँ पे। अब हमारे जहन में सवाल आया कि भैया थोड़ा इसे काट करके देखें कि माहौल क्या है अंदर इसके, समझिएगा, काट करके देखें कि माहौल क्या है, काट करके देखें कि माहौल क्या है, ठीक है। तो मान लो हम कार्टिलेज को क्या करें, काट ले, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि भैया बाहर से तो लसलसा दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन काट के अगर हम देखें कि कैसे दिखाई देता है, तो जो कार्टिलेज बनाने वाली कोशिकाएं होंगी, जैसे मान लीजिए हमने इसे क्या किया, काट लिया, तो मान लो इतना मोटा कार्टिलेज हमने काटा, ऐसे ऐसे कार्टिलेज काट लिया, इसे इमेजिन कर पा रहे हैं चलिए काट लिया हमने, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पेसेस होंगे, जगह पाई जाएंगे, ऐसे 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 क्षेत्र होंगे जो खाली जगह होगा, जो क्या होगा, खाली जगह होगा। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, लेकुनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेकुनी। क्या बोलते हैं भैया, लेकुनी। और इसी लेकुनी में जो होती हैं कार्टिलेज को बनाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, कार्टिलेज को बनाने वाली कोशिकाएं, कहीं एक कहीं दो, ऐसे करके कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे, ठीक है, कार्टिलेज। तो यहां दिख रहा होगा, बाकी के चारों तरफ जो इसका साइटोप्लाज्म है वहां पे क्या पाया जा रहा है, कोलेजन फाइबर पाया जा रहा है, दिख रहा होगा। और ये जो लोकनी यानी जो लेकुनी है, जो स्पेस है, उसमें जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इसे कहते हैं क्या, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं भैया, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। एक कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है, क्योंकि हमारा कार्टिलेज क्या होता है, हार्ड नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। क्यों, क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो होता है प्लेएबल होता है, और वही हमारा बोन होता है, वही हमारी अस्थि होती, तो मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड दिखाई देती है, कठोर दिखाई देती है। तो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल जो होती हैं वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। कार्टिलेज को डिग्रेड करना हो तो जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। अगर हम काट करके कुछ उसको इमेजिन करना चाहें, तो जो मान लीजिए हमने कार्टिलेज काट लिया, तो जो बाहर की लेयर उसे कहते हैं पेरिकांड्रियम। क्या बोलते हैं भैया, पेरिकांड्रियम। और पेरिकांड्रियम के चारों तरफ यहां इमेजिन कर पा रहे होंगे या दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, तो यहां कार्टिलेज सेल्स फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हैं, एकदम पेरिफेरल पार्ट में, एकदम परिधीय क्षेत्र में ऐसे ऐसे कोशिकाएं अरेंज है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। इन्हें हम कहते हैं क्या, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं भैया, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। यहां पे देखिए व्हाइट फाइबर्स पाए जा रहे हैं, ऐसे फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, तंतु दिखाई दे रहे होंगे, जिसे कहते हैं श्वेत तंतु। और जो जगह बनी हुई है उसे हम क्या कर रहे हैं, लेकुनी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लेकुनी। और उसमें क्या है, लेकुनी में क्या प्रेजेंट है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। फिर हमारा पित्त तंतु है, यानी फैट सेल्स है यहाँ पे। फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स है, जिसमें कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन, जिसमें हाइलोरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है, ऐसे कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। तो लगभग हम देखें तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देता है हमारा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज और बोन में जो बेसिक डिफरेंस है कि कार्टिलेज में कोई रक्त का संचार नहीं होता है, इसीलिए इसी वजह से होता भी क्या है, वहां रक्त सप्लाई नहीं होती है, वहां पे तंत्रिका नहीं पाई जाती है। इसलिए अगर हम देखें तो अपने कार्टिलेज की जब हम बात करेंगे, अगर कि कार्टिलेज भैया कैसा है, तो हम देखते होंगे लड़कियां नाक छिदा लेती हैं, कान छिदा लेती हैं आराम से। बोन में छेद करके दिखाओ,
तो आप कहोगे कि खून तो निकलना चाहिए, भैया खून स्किन से निकलता है, स्किन वाले पार्ट से, उसके ऊपर स्किन भी तो है, इसीलिए हम छेद कर सकते हैं उसमें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगर इसके टाइप की बात करें तो हमारा कार्टिलेज जो देखेंगे हम, तो लगभग 3 टाइप का होगा। हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, कार्टिलेज 3 तरह के होते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज जो होता है इसे हम कहते हैं काचाब। क्या बोलते हैं भैया, नाम देते हैं काचाब। काचाब क्यों बोलते हैं भैया, तो काचाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है, इसलिए इसे काचाब कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, तो काचाब हो गया। इलास्टिक कार्टिलेज यानी प्रत्यास्थ। तो अलग अलग तरह के कार्टिलेज देखेंगे, और आपसे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस जगह पे कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स का जिक्र करेंगे। जैसे मान लीजिए हाईलाइन कार्टिलेज अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पाया जाता है हाईलाइन कार्टिलेज, तो जो कंठ की उपास्थि होती है, कंठ मतलब ग्लॉटिस की बात करें, कंठ की बात करें, तो वहां पे जो पाई जाती है। दूसरा, अगर हम श्वसनिका को देखें अपने, तो श्वसनिका हमारी क्या है, कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वहां पे सी आकार के, ऐसे ऐसे सी आकार के उपास्थि पाए जाते हैं। यहां पे फील कर पा रहे होंगे आप, ऐसे जो इनको कोलैप्स करने से रोकते हैं, कोलैप्स करने से रोकते हैं। तो श्वास नली तथा श्वसनिका की सी आकार की जो वलय होती है, सी शेप की जो कार्टिलेज पाई जाती है हमारे श्वसनिका या श्वास नली में, वो भी काचाब क्या होती है, कार्टिलेज होती है, या काचाब उपास्थि का एग्जाम्पल होती है। फिर हम देखेंगे और कहां पाया जाता है भैया, तो नासापट्ट, जो नेजल सेप्टम बना हुआ है हमारा, जैसे नाक देखेंगे अगर, तो नाक के 2 होल बने हुए हैं, तो जो सेप्टम बना हुआ है जो अलग कर रहा है इसे, तो ये जो नासापट्ट होता है, नेजल सेप्टम होता है, वो बना होता है हमारा किसका भैया, काचाब उपास्थि का। फिर हम देख रहे थे अभी हमारे स्टर्नम से देख रहे थे, यहाँ पे स्टर्नम से बात करें तो स्टर्नम से हमारा क्या था, ये देखिए हमारी पसलियां आ रही हैं, और पसलियां कार्टिलेज की मदद से हमारे स्टर्नम से जुड़ रही हैं, तो ये भी काचाब उपास्थि होती है। फिर हम देखेंगे जो हमारी हड्डियां होती है, जैसे मान लीजिए ये बोन हो गई एक, दूसरी बोन हो गई, तो एक बोन, 2 बोन की एंडिंग्स जो होती हैं, ये बोन की एंडिंग्स पे यहाँ पे काचाब उपास्थि पाई जाती है, यानी हाईलाइन कार्टिलेज पाई जाती है। तो आप इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो नासापट्ट हो गया, पसलियों की उरोस्थि भाग हो गया, प्लस हमने बताया क्या, कंठ हो गया, कंठ की अस्थियां, श्वास नली का जो सी शेप का वलय है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, काचाब उपास्थि के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारे पास आता है इलास्टिक कार्टिलेज यानी प्रत्यास्थ कार्टिलेज, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता होगा, यानी प्रत्यास्थता प्रदान करता होगा, प्रत्यास्थता प्रदान करता होगा। इलास्टिक नाम है, इलास्टिक फाइबर ज्यादा पाए जाते होंगे, प्रदान करता होगा, तभी तो हम बोल रहे हैं इलास्टिक कार्टिलेज। देखेंगे कि अगर इलास्टिक कार्टिलेज यानी प्रत्यास्थता प्रदान करने वाले कार्टिलेज कहां पाए जाते हैं, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो उदाहरण देखेंगे, नोज टिप, नाक टिप दिखाई दे रहा है, नोज टिप यानी नाक बनी हुई है, तो नाक के ऊपर का जो टिप बना हुआ है यानी टॉप मोस्ट पार्ट बना हुआ है, वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा क्या, इलास्टिक कार्टिलेज। ये सब एग्जाम्पल पूछे गए। कर्ण पल्लव, एक कान बना हुआ है हमारा, कान वाला इलाका ये बना हुआ है जिसे पिन्ना कहते हैं, तो यहाँ पे जो उपास्थि होती है वो होती है क्या, हमारी इलास्टिक कार्टिलेज। हमारे जब हम कान को पढ़ रहे होंगे तो मिडिल ईयर कैविटी, जो हमारे मध्य कर्ण का हिस्सा होता है, वहां से एक नलिका निकलती है जिसे कहते हैं स्टेचियन नलिका। ये क्या करता है, हमारे कान के दोनों साइड में एयर के बैलेंस को बना के रखता है। तो जो स्टेचियन नलिका होती है वो भी बनी होती है किसकी, इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। अभी आप इनके बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे, ऐसा मत सोचिए कि आप याद क्यों नहीं हो रहा है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब आप यहाँ टच करके भी देखिएगा, सबसे ज्यादा ये क्या है, मूव कर रही है। अगर ऐसा होता कि हाईलाइन कार्टिलेज इतना मूव करता तो इसे दबा नहीं लेते आप, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ड दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि दबा लिया। तो इलास्टिसिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ प्रत्यास्थता ज्यादा है, यहाँ प्रत्यास्थता ज्यादा है, देख रहे हैं, नॉर्मल कार्टिलेज से, तो इलास्टिक कार्टिलेज हो गया। फिर भैया श्वेत तंतुमय उपास्थि यानी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज यानी श्वेत तंतु यहां ज्यादा पाए जाते होंगे। इनके एग्जाम्पल अगर हम देख लें,
तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज हमारा कहाँ पाया जाता है, अगर हम इसकी बात कर लें कि कहाँ पाया जाएगा भैया, तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो हमारे पास जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, क्या होता है, जो प्यूबिक बोन होती है हमारी, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होगा, जो बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, कमर की बोन जुड़ी होती हैं, वहां पे पाया जाता है कौन सा, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है वहां। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स आपसे पूछे गए। फिर कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज है तो कैल्शियम का ज्यादा अमाउंट पाया जाता होगा, थोड़ा सा हार्ड होती होंगी, थोड़ा सा हार्ड होती होंगी। तो ये सब एग्जाम्पल्स है हमारे कार्टिलेज के, कार्टिलेज के क्या है, एग्जाम्पल है। फिर हम बात करेंगे बोन के बारे में। तो बोन की स्टडी को हम बोलते हैं क्या, ऑस्टियोलॉजी। अगर हम अध्ययन को बात करें कि बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बोन के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया, ऑस्टियोलॉजी। जो भी हम रिस्पेक्टिव पढ़ रहे हैं, जो हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, यानी कंकाली संयोगी ऊतक पढ़ रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो चैप्टर होगा, जैसे अपना कंकाल तंत्र पढ़ रहे होंगे, जब मूवमेंट एंड लोकोमोशन यानी गमन एवं संचलन वाला चैप्टर आएगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो बोन की स्टडी को हम बोलते हैं क्या, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जो बोन बनाने वाली कोशिका होती है, यानी अस्थि बनाने वाली जो कोशिका होती है, अस्थि बनाने वाली जो कोशिका होती है, अस्थि बनाने वाले कोशिका को क्या कहते हैं, अस्थि बनाने वाले कोशिका को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल। ऑस्टियोसाइट कोशिका जो होती हैं वो बोन को बनाती हैं। बोन को डिजॉल्व करने वाली कोशिका जो होती हैं, अस्थि को डिजॉल्व करने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं भैया, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट कोशिका कहते हैं। अब हमारे जहन में सवाल आया कि भैया हम देखते हैं कि बोन हमारे शरीर का सबसे ज्यादा कठोर टिश्यू है। क्यों, क्योंकि भैया लगभग 65 से 70% इसका हिस्सा जो होता है वो उसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट पूछा जाए तो नो डाउट इनेमल होगा, लेकिन इनेमल कोई टिश्यू नहीं होता है। इनेमल कोई कोशिकीय तत्व नहीं है, वो सिक्रीशन है एमिलोब्लास्ट कोशिका का। तो सर सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट यानी सबसे कठोरतम कंपोनेंट पूछा जाए तो जरूर इनेमल आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा आंसर को ट्विस्ट कर दिया जाए, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए कि सबसे कठोर टिश्यू कौन सा पाया जाता है हमारे शरीर में, ऊतक कौन सा पाया जाता है, तो उस समय हमारा आंसर हो जाएगा हमारी हड्डियां यानी अस्थियां। तो इसके अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थि बनाने वाली जो कोशिका हो गई ऑस्टियोसाइट हो गई, अस्थि को डिजॉल्व करने वाली जो कोशिका हो गई उसे कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं। हम बोन के बारे में देखें तो बोन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा बोन ले लिया आपने, तो बोन के 3 हिस्से होते हैं, इपीफाइसिस, डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस। एक लंबी अस्थि की संरचना में 3 क्षेत्र पाए जाएंगे। लंबी अस्थि की संरचना अगर हम देखने का प्रयास करेंगे कैसी होगी, तो भैया एक लंबा सा बोन ले लिया हमने, चलिए तो हमने एक लंबा सा बोन लिया, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो देखेंगे। तो बोन का एक उठा हुआ हिस्सा होता है, फिर ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ऐसा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है एपिफाइसिस का जो हिस्सा होता है उसमें ऐसे ऐसे पोर्स दिखाई देते हैं, लगभग स्पॉन्जी होता है। क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, ऐसे 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 स्पॉन्जी होता है। कभी लंबी बोन लेके देखिएगा तो ऐसे ऐसे पोर्स ज्यादा दिखाई देंगी, इसे ऐसे ऐसे दिखाई देंगी। यानी ये क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, स्पंज नुमा होता है, स्पंज नुमा होता है। स्पंज नुमा होता है, जो बोन को थोड़ा हल्का प्रभाता है, हल्का होता है। फिर यहाँ पे एक इपिफाइसियल प्लेट पाई जाती है, चलिए बना दें, जो इपिफाइसिस को मेटाफाइसिस से अलग करता है। यहाँ पे एक प्लेट नुमा संरचना होती है दोनों साइड में, दोनों साइड में प्लेट नुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं इपिफाइसियल प्लेट, इपिफाइसियल प्लेट। खैर आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी हम कुछ बताना चाह रहे हैं इसमें, इपिफाइसियल प्लेट कहते हैं। फिर हमारे पास चालू होता है क्या, इपिफाइसिस, और बीच की जो संरचना उसे कहते हैं डायाफाइसिस। इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं मेटाफाइसिस कहते हैं।
और इसमें जब जो भी नॉनवेज खाते होंगे तो देखते होंगे, अगर हम देखें बोन को काट करके तो ऐसे नलिका नुमा संरचना होता है, पूरा ठोस तो होता नहीं है, बीच में ऐसे पाया जाएगा, नलिका पाई जाती है। तो इसी में हमारा बोन मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो भरा होता है, जो बोन की मैट्रिक्स बनता है, बोन मैरो भरा होता है, ऐसे बोन मैरो बना होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो तीन क्षेत्र होते हैं एपिफाइसिस, लंबी अस्थि के सिरे पर स्थित भाग जो होता है, यानी दोनों सिरे की बात करेंगे तो वहां एपिफाइसिस उसे हम कहते हैं। डायाफाइसिस की बात करें तो लंबी अस्थि के मध्य के भाग को हम बोलते हैं डायाफाइसिस, और मेटाफाइसिस बात करें तो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच के छोटे हिस्से को हम बोलते हैं क्या? डायाफाइसिस बोलते हैं। तो इस तरह हम एक लंबी बोन को लें तो हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। अब हम क्या करें, हम सोचे कि भैया आप अपने हड्डी को काट करके थोड़ा देखें, हम अपने हड्डी को काट करके थोड़ा देखें कि भैया क्या माहौल चल रहा है अंदर। तो हड्डी को काट करके मान लीजिए हम देखना चाहें, मान लीजिए हमने हड्डी को काटा, एक हड्डी लिया ऐसा, एक बोन लिया ऐसा, इसको हम काट करके ऐसे देखना चाहें। जब काट करके देखेंगे तो अपनी भाषा में समझें तो पहली बात तो गोल दिखाई देगा ऐसे। तो जो बोन बाहर की जो सरफेस होगी, नो डाउट उसे पेरीऑस्टियम कहेंगे, वहां पे पेरीकॉन्ड्रियम कहा करते थे, यहां पे बोलेंगे क्या? पेरीऑस्टियम बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे भैया पेरीऑस्टियम बोलेंगे इसे। चलिए अच्छी बात है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जिसे हम ऑस्टियोसाइट सेल्स कह रहे हैं, वो भी बोनी लेकुनी में अरेंज होती हैं। लेकुना या नहीं स्पेस होगा, लेकिन देखेंगे तो अगर ये बोन है, अगर ये बोन है तो ये हड्डी है अगर, तो ऐसे ऐसे नलिकाएं यहां ऐसे ऐसे पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे पैरेलली अरेंज होती हैं, समानांतर, समानांतर नलिकाएं पाई जाती हैं। समानांतर नलिका जैसे देखिए, एक नलिका हो गई, एक नलिका ये हो गई। चूंकि ये बोन लेट के देख रहे हैं, अगर खड़ा होके देखें ऐसे, अभी तो ये बोन को ऐसे दिखा रहे हैं आपके सामने से, ये नलिका हो गई, ये भी नलिका हो गई, ये भी नलिका हो गई। तो पैरेलली अरेंज्ड नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी वर्टिकली अरेंज्ड नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल, यानी अनुदैर्घ्य नलिका हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे मैमेलियन बोन का, यानी स्तनियों में पाए जाने वाली जो हड्डियां होती हैं उसमें हैवर्सियन कैनाल या हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। दिख रहा होगा, यस या नो? दिख रहा है। और इन्हीं हैवर्सियन नलिकाओं को जोड़ने के लिए जो हॉरिजेंटल नलिका, यानी जो तिरछी या क्षैतिज नलिकाएं हैं, जिसको हम इमेजिन कराएं आपसे, अगर दिखाने का प्रयास करें तो यहां समझिएगा। मान लीजिए कि हैवर्सियन नलिका हो गई, यह एक हैवर्सियन नलिका हो गई, यह एक हैवर्सियन नलिका हो गई, और यह एक हैवर्सियन नलिका हो गई। तो इन दोनों नलिकाओं को जो हॉरिजेंटल तरीके पे जोड़ रही है, इसे हम कहते हैं क्या? वोल्क्समैन कैनाल। क्या बोलते हैं भैया? वोल्क्समैन कैनाल कहते हैं, ऐसे ऐसे। और बोन फॉर्मिंग सेल्स देखिए, इसी बोनी स्पेस, लुकनी स्पेस में बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स और भी कोलेजन तंतु, मैट्रिक्स, ये सब भरा हुआ है। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो पेरीफेरी पार्ट पे, यानी परिधीय पार्ट पे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। वहां पे कॉन्ड्रोब्लास्ट हुआ करते थे, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट रहते हैं। यानी हमारे यहाँ जो हम देखेंगे कार्टिलेज, वहां पे हर्वियर्सियन कनाल या बोल्ट्जमैन कनाल का कोई जिक्र नहीं है। हर्वियर्सियन कनाल याद रखिएगा, ये पैरेलली अरेंज होती है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, अनुदैर्घ्य नलिका है। और जो हमारा बोल्ट्जमैन कनाल होता है वो अनुप्रस्थ नलिका होती है। कई बार सवाल ऐसे डायरेक्टली आपसे नीट में पूछा गया है, इस बात को जरूर ख्याल रखिएगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो बोन के बारे में इतना हमने यहां पढ़ लिया है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम गमन एवं संचलन वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां बोन और पेशी को एक बार और डिफाइन करेंगे। इन एक दो बोन आपस में जुड़ी कैसे होती है, इनके संधियों के बारे में जिक्र करेंगे। जो आपके सिलेबस में अभी तक यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, अभी हम उसका जिक्र कर रहे हैं केवल। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आ गई कि नहीं? यस या नो? चलिए, फिर हम बात करेंगे, हमारे पास संवहनीय संयोगी ऊतक होता है, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है भैया? वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं पहले तो हम इसे बांट लेते हैं, क्या? इसे हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बहुत आसान है क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये फ्लूइड के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। संवहन अगर हम बोल रहे हैं तो किसी ना किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करता होगा, यानी परिवहन करता होगा। तो जब भी हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं दोस्त, तो हम उसके दो हिस्सों में बांट लेते हैं। हम बोलते हैं भैया एक हमारा रक्त होता है और दूसरा क्या होता है? लसीका होता है। एक होता है हमारा रक्त यानी ब्लड, रक्त यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लसीका के बारे में। जबकि आपके बुक में इसके बारे में इस चैप्टर में ज्यादा जिक्र नहीं है।
फिर भी हम मोटा मोटी जान लेंगे कि क्या होता है, रक्त क्या होता है और लसिका क्या होती है, क्योंकि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे यानी परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। फिर भी हम बात कर लें रक्त के बारे में और लसिका के बारे में, अलग अलग देख के जिक्र कर लें। तो जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग डाला रक्त, यहां लिख लिया हमने रक्त, हम ब्लड के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। चलिए रक्त लिख लिया, क्या किया, रक्त लिख लिया, रक्त लिख लिया यानी ब्लड लिख लिया। अब ब्लड के बारे में आपको पता होगा कि भैया जो हमारा ब्लड होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। क्या भैया, दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। क्या क्या भैया, दोनों की बात कर लें तो हमारे रक्त का जो मेजर हिस्सा होता है यानी 55% पार्ट जो होता है हमारे ब्लड का या रक्त का, वो कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। क्या बनाता है, प्लाज्मा के द्वारा बना होता है। कितना हिस्सा भैया, तो 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, पता होगा कितना भैया, 55%। 55% हिस्सा जो है वो किसका बना होता है, प्लाज्मा का। और जो शेष हिस्सा होता है वो क्या होते हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं। उसमें क्या पाया जाता है, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी ब्लड कार्पसेल्स पाई जाती हैं, इसे हम ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। ब्लड कार्पसेल्स हो गई, यानी 45% हिस्सा जो होगा वो कौन बनाता होगा, रक्त कणिकाएं बनाती होंगी। और 55% हिस्सा कौन बनाता होगा भैया, प्लाज्मा बनाता होगा। इस 55% की भी अगर हम बात करें प्लाज्मा के, तो प्लाज्मा को अगर हम देखें तो इस 55% जो भी लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, अच्छा इस प्लाज्मा के वजह से ही हमारे रक्त जो है वो लिक्विड यानी फ्लूइड इन नेचर से होती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बना रहा है। इस 55% की बात करें तो इस 55% में लगभग 90% क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है भैया, पानी। 7 से 8% जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। 7 से 8% क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, जिसका जिक्र करेंगे हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो। और क्या होता है भैया, तो हमारा जो रक्त है वो ऑक्सीजन भी कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। तो डेफिनेट सी बात है हमारे प्लाज्मा के थ्रू या आरबीसी के थ्रू होके जाते हैं, तो कुछ पार्ट इसका प्लाज्मा में भी होगा और कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे भी होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे भी होगा भाई। फिर हम बात करेंगे तो और क्या होगा भैया, तो उत्सर्जी पदार्थ भी तो इसी में होंगे, उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ जिसे कह लें, ये पाए जाते होंगे। तो ये हमारे प्लाज्मा का क्या होता है, ये कंपोजिशन होता है। क्या होता है भैया, प्लाज्मा का ये हमारे कंपोजिशन होता है, संगठन होता है। फिर हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। रक्त कणिकाओं के बारे में बात करेंगे तो हमारे यहाँ क्या पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। और लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में अगर हम देखें, लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। फिर भैया तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के बाद देखेंगे तो बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये तीन चीजें पाई जाएंगी, लाल रुधिर कणिकाएं जिसे कि हम बोलते हैं क्या, आरबीसी, क्या बोलते हैं भैया, आरबीसी। फिर भैया डब्ल्यूबीसी, फिर भैया बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, तीन चीजें पाई जाएंगी। अच्छा अब बात कर ले, अगर हम बात कर लें तो जो 45% हिस्सा हमारे रक्त कणिकाओं का है, इस 45% में भी 98 से 99%, 98 to 98% जो होता है वो क्या होता है हमारा, 98 to 99% क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं बनाती हैं। और 1% हिस्से में ये प्रेजेंट होता है श्वेत कणिकाएं और बिंबाणु, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं फॉर्मिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग एलिमेंट। यानी 45% रक्त कणिकाओं को अगर हम देखें तो इस 45% में भी 98 से 99% हिस्सा लाल रुधिर कणिकाओं का होता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में लाल रुधिर कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं। और उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसी वजह से रक्त का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है।
तो इनके बारे में इंडिविजुअली ज्यादा डिस्कस किया गया है। आपने देखा होगा अपनी एनसीईआरटी खोल के, तो रक्त के विभिन्न पहलुओं के बारे में डिस्कस किया गया है आपके यहाँ परिसंचरण तंत्र, यानी जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे होंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में, तो वहां पे जिक्र किया गया है इसका। इनके कार्य को वर्णित किया गया कि भैया किस कार्य में कौन कौन से कार्य परफॉर्म करती हैं, हमारे यहाँ परिवहन करती हैं तो कैसे करती हैं। तो जब हम पढ़ेंगे इसको तो ज्यादा समझेंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम पे है, वो क्या है भैया, हमारी लसिका है। पहले हम समझ लेंगे लसिका होता क्या है, ठीक है। लसिका होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं क्या, लिम्फ, क्या बोलते हैं, क्या, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इतने नाम से हम जानते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इतने नाम से हम जानते हैं, लेकिन हिंदी में बस बोलते हैं क्या, लसिका। समझ लेंगे होता क्या है भैया। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं टिश्यू फ्लूइड, तो मान लीजिए कोई भी एक अंग है तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, चाहे वो अंग हो या टिश्यू हो, ऐसे ऐसे। अच्छा, हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो इंश्योर करता है कि लगभग सभी कोशिकाओं को हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो भी हम कलेक्ट करते रहें। तो मान लीजिए कोई भी एक आर्गन हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ किडनी ही बना के जताना चाहें आपसे केवल कि भैया हमने किडनी बना ली, तो किडनी में कोई ना कोई तो रक्त सप्लाई करने आता होगा। तो मान लीजिए जो रक्त सप्लाई करने आता है उसे हमने बोल दिया किडनी, के हिसाब से नाम दे दिया कि रीनल आर्टरी आ गई, जो किडनी के दोनों हिस्सों में रक्त सप्लाई कर रही है। अब किडनी में जब जाएगी तो देखेगी कि भैया बहुत सारे यहाँ तो वृक्काणु हैं, यानी नेफ्रॉन है, तो लगभग सबको डिलीवरी इंश्योर तो करनी होगी। तो यही जो मेन आर्टरी यानी जो धमनी होगी वो अपना क्या बनाएगी, ब्रांच बनाएगी, और ब्रांच बनाएगी तो हम उसे बोलते हैं क्या, कैपिलरी। ऐसे ऐसे बनाएगी, ऐसे ऐसे कैपिलरी होंगी जो इंश्योर करेंगे कि कोशिका दर कोशिका हम क्या करें, ये हम सप्लाई करते रहें रक्त को, या इनसे अपशिष्ट पदार्थ को लेते रहें। ऐसा होगा, यस या नो? क्योंकि हम समझाना चाहते हैं आखिर में कि लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड होता क्या है या बनता कैसे है, ठीक है, समझाना चाहेंगे। तो जब समझना चाहेंगे तो किसी एक को एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने एक धमनी ले ली, कोई भैया यहां ले लिया, हम बोल रहे हैं इसकी बहुत सारी ब्रांच, इसकी ब्रांचिंग हो गई, ये आर्टरी अगर है तो आर्ट्रियोल बन गया, और फिर क्या बना लिया, कैपिलरी बना लिया, ऐसे नलिकाएं बना ली, ऐसे डायग्राम देखा भी होगा आपने। अच्छा, एक कुछ अमाउंट ब्लड का लेके जाती होंगी, तो जो हमारी धमनियों की दीवार पे इस रक्त की वजह से प्रेशर लगता होगा, अगर लिक्विड है तो प्रेशर तो लगाएगा ना, प्रेशर लगाता होगा, तो इसी को तो हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो भी हमारी रक्त वाहिकाएं हैं उस पे हमारे रक्त के द्वारा, उसके दीवार पे हमारे रक्त के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है उसी को तो हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे जाता होगा आगे बढ़ता होगा तो रक्त कुछ यहाँ कुछ यहाँ, कैपिलरी जो आते आते बहुत पतली हो जाती है, रक्त वाहिनियां बहुत पतली हो जाती हैं, तो जो ब्लड प्रेशर होता है ये ब्लड प्रेशर में फ्लो हो रहा होता है। तो इस समय होता क्या है कि हमारा कुछ प्लाज्मा, जिसको हम पीले रंग से मान लें, तो प्लाज्मा हमारा कुछ ऊज आउट हो जाता है। ऊज आउट मतलब होता है लीक होना। क्या होता है भैया, लीक होना। प्लाज्मा हमारा थोड़ा लीक हो जाता है, लीक हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है जो कोशिका के बीच में स्थान है, अंतराली क्षेत्र है, उसी में पाया जाएगा। अच्छा, इस प्लाज्मा के साथ साथ मान लीजिए हमने पीले रंग से दिखा दिया प्लाज्मा, प्लाज्मा लिख दिया, यहां हिंदी में भी लिख दिया भैया प्लाज्मा, हिंदी में भी लिख दिया प्लाज्मा, चलिए अच्छी बात है, हमने लिख दिया प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के साथ साथ WBC भी क्या होते हैं, कुछ ऊर्जा आउट हो जाते हैं, यानी कुछ WBC भी आ गए मान लो इसमें, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं भी आ गई, और पूरा सिस्टम में प्रेजेंट हो जाएंगी। तो भैया कोशिका के या टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया या लसिका हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम बोलते हैं लसिका, इसे मिडिल मैन भी बोलते हैं। तो लसिका और लसिका अंग के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में वहां पे एक हेडिंग के तहत पूरा इसको समझाया गया है। अभी बस आप इतना समझिए कि लसिका या लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोला जाए तो आपके जेहन में कैसा डायग्राम बनना चाहिए, इसके लिए कैसा डायग्राम बनना चाहिए, तो यही डायग्राम बनना चाहिए आपको, ठीक है, यही डायग्राम बनना चाहिए। तो लसिका के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि भैया लसिका किसे कहते हैं, आया कि नहीं समझ में, हाँ या नहीं? चलिए, तो ये हमारा रहा लसिका लिम्फ। तो ये जो हमारा रक्त रहा और लसिका रहा, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कहां पे भैया, जब हम पढ़ेंगे किसको,
जब हम पढ़ रहे होंगे अपने यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम को, यानी शरीर द्रव्य एवं परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। फिर बात आएगी भैया अब क्या है, तो अब है होमवर्क। और होमवर्क में करना क्या है आपको, चाहे आपके पास जो भी किताब हो, ऐसे नहीं करना है कि नहीं सर मॉड्यूल से लगाएंगे, तो मॉड्यूल तो मिल नहीं रहा, हम लगाएंगे ही नहीं। सॉफ्ट कॉपी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी, चाहे हो चुकी होगी, छोड़िए टेंशन उसका। आपने कोई तो एमसीक्यू बुक रखी होगी, उस एमसीक्यू बुक से ट्राई करिएगा, प्रयास करिएगा कि अपने उपकला उतक और संयोगी उतक, कम से कम ये 2 उतक तो आप पढ़ चुके हैं आराम से, और संयोगी उतक से रिलेटेड जितने डाउट हैं, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो या कोई बुक हो, पहले सॉल्व करने से पहले लेक्चर को पूरा देखिए। देखने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, देखने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद कोई भी एमसीक्यू बुक पकड़िए, मल्टीपल चॉइस वाली किताब पकड़िए और उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए आपसे सवाल होता है कि नहीं होता है। जो सवाल नहीं होता है तो आपका डाउट है, एक बार ट्राई करिए कि अपने डाउट को खुद से क्लियर करिए, फिर रिवर्स करिए, वीडियो को देखिए, समझिए। नहीं आता है दोस्त से पूछिए, टीचर से पूछिए। आपका मैक्सिमम काम है अपनी कमजोरी को दूर करना। दूसरे के बल पे आप कूदना स्टार्ट मत कर दीजिए कि ये नहीं हो रहा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैटर ये करता है, क्योंकि फीस तो आपने अपनी जमा की है, समय आपका अपना जाएगा, सेलेक्ट नहीं होगे, साल आपका अपना खराब होगा, किसी दोस्त का खराब नहीं होगा, मजे लेके लोग निकल लेंगे। ठीक है, तो एकदम मौज करके मस्ती से चिल होके पढ़ा करिए। तो सबसे फेवरेट स्लाइड आने वाला है और वो है धन्यवाद। तो धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आप सही में पढ़ेंगे और दिल से पढ़ेंगे। और सोचिएगा, हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, सोचिएगा, सोचिएगा जरूर इस बात को कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या हमेशा गलतियां ही निकालते रहोगे। और गलतियां निकालने वाला इंसान, ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग भेज दिया जाए तब भी गलती निकालता रहेगा। क्यों? क्योंकि अपनी गलतियों का हमेशा ठिकरा दूसरे के सर पे फोड़ना चाहता है। भाई जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसमें बेस्ट करके दिखाओ ना, ये तुम्हारी काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, मौज करिए।